अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। हमारे शो का इंतज़ार कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे होंगे, क्योंकि इतने सारे जो आपके मैसेजेस आते हैं ना, और आप लोग जो हमारे सेगमेंट्स पसंद करते हैं उसके लिए बेहद शुक्रिया। अच्छा जी, दिन का आगाज़ करें अच्छी दुआओं के साथ, अच्छी नीयत के साथ। और अच्छी नीयत के साथ जो काम भी किया जाता है ना, डेफिनेटली वो काम पूरा भी होता है और उस काम में बरकत भी आती है। तो ज़िंदगी में जब भी आप कोई काम करने लगें, किसी काम को करने का इरादा करने लगें, तो उसमें अपनी जो नीयत है वो ज़रूर अच्छी रखा करें और इंटेंशन के साथ जो है वो सारे कामकाज किया करें। अच्छा जी, क्विकली आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रोज़ाना सुबह जो है जब लोग उठते हैं तो उनकी मुख्तलिफ़ हैबिट्स होती हैं। सबसे पहले उनको ये ख्याल आता है कि भाई उन्होंने जो है एक्सरसाइज करनी है, अपने फेस के लिए बहुत कुछ करना है। तो फेस के लिए आजकल जो ट्रेंड बहुत इन है, बहुत ज़्यादा जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो आइसिंग का इस्तेमाल करते हैं। और आइसिंग का जो इस्तेमाल है उसके लिए मैं ये कहूँगी कि जिन लोगों को ये आदत है कि वो आइस का इस्तेमाल करते हैं फेस पर, उन लोगों को ये चाहिए कि पहले वो अपनी स्किन टाइप जो है वो चेक कर लें कि उनकी स्किन टाइप जो है वो कितनी हेल्दी है, कितनी अनहेल्दी है। और कभी भी जब आप आइसिंग करें तो ये बात हमेशा याद रखें कि आइसिंग जो है वो आपने डायरेक्ट नहीं करनी है। यानी आइस का जो आइस क्यूब है वो आपने डायरेक्ट नहीं लेना है, उसको आपने किसी कपड़े में लेना है। और ये आपके स्किन के वेन्स के लिए और आपके फेशियल जो मसल्स हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जब भी आप आइसिंग करते हैं, और अगर आपको लगता है कि आइसिंग करने से आपको फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ इसको आपने इस तरह से नहीं यूज़ करना है कि आप सुबह उठे और डायरेक्ट आपने आइसिंग करना शुरू कर दी। जो मुल्क से बाहर लोग रहते हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, लंदन में जो लोग रहते हैं, उनका जो वेदर है, उनकी जो स्किन टाइप है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन पाकिस्तान का जो वेदर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और देखा जाए तो हम लोग बहुत ज़्यादा नाजुक मिजाज लोग हैं, क्योंकि हमें फ़ौरन से जो है कोई ना कोई चीज़ रिएक्शन कर जाती है। तो आपने करना ये है कि आइस क्यूब को लेना है आपने कपड़े में, और फिर उसको आपने रब करना है, और उसके बाद फिर आपने 1 से 2 मिनट तक जो है वो ओवर चिल्ड नहीं करना है। यानी ऐसे नहीं करना है कि आपने एक जगह एक मसल पे, चेहरे के एक हिस्से के ऊपर आइस रख दी है और भूल गए हैं। ऐसा नहीं करना है, आपने उसको हल्का हल्का रब करना है। लेकिन प्लीज़ डोंट डू ओवर चिल। इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रखना है, बहुत जेंटली, बहुत आराम से जो है वो आपने ये सारी चीज़ें करनी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं शहर कायद के मौसम के हवाले से। तो जो मौसम है हमारे शहर का वो औसम भी है और कुछ डिफरेंट भी है। आज मौसम अच्छा है, यानी कि आज धूप नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा हब्स है, मतलब अबर आलूद सा है मौसम। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी सी कंजेशन है, थोड़ा थोड़ा हब्स है। तो फिर हम ऐसा लगता है कि अगर ये जो कहते हैं ना कि जो बारिश का एक नया स्पेल आने वाला था वो नहीं आया, तो आई थिंक फिर हमारे शहर में जो है वो गर्मी पड़ेगी। और ऐसा ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि अभी तो ये हब्स है, और अगर धूप भी हो गई तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो मौसम के हालात हैं वो कुछ इसी तरीके से हैं कि जी शहर कायद में मतला साफ़ और मरतूब, और आज रात जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी का भी इम्कान है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है उसका जो रिकॉर्ड है वो जी 31 सेंटीग्रेड है। और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 70% है। और शहर में मगरिब सिमत से जो है वो 4 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएँ चल रही हैं। अच्छा, कहीं कहीं ऐसा भी है कि हब्स भी है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा तो जो दर्जा हरारत है ना जी वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अच्छा, अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज ओवरऑल जो मौसम की सूरत हाल है दिन 11 बजे वो क्या रहेगी। तो हेयर वी गो नाउ कि दिन 11 बजे जो है वो आज मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे कैसा रहेगा और 1 बजे कैसा रहेगा। क्योंकि ये मौसम जो है ताज़ा तरीन सूरत हाल हम आपको बता रहे होते हैं कि जी अगर आपने कहीं बाहर जाना है, अगर आपने कहीं घूमना फिरना है, तो आप इसके अकॉर्डिंगली जो है वो घर से निकलें और फिर वापस आ जाएं। तो 11 बजे रहेगा 33 सेंटीग्रेड, 12 बजे रहेगा 34 सेंटीग्रेड, फिर 1 बजे जो है वो 34, और फिर 2 बजे जो है वो रहेगा जी 35 सेंटीग्रेड। तो ये है जी मौसम की सूरत हाल। अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ तालीम का हाल भी आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। जी हाँ, बहुत दिन हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि भाई आपने ये नहीं बताया कि आजकल यूनिवर्सिटीज़ में क्या चल रहा है। तो भाई तैयारी पकड़ लें, और ये फॉर्म जमा कराने की जो डेट्स हैं ये कुछ इस तरीके से हैं कि एमफिल, पीएचडी, एमएस और एमडी में दाखिलों के लिए फॉर्म जमा कराने की तारीख में अब 2 दिन की जो है वो तौसीह कर दी गई है। एमफिल, पीएचडी, एमएस और एलएलएम और एमडी में दाखिलों के लिए दाखिला फॉर्म जमा कराने की तारीख में 9 जुलाई तक तौसीह कर दी है। तो जितने लोग भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वो 2 दिन की तौसीह कर दी गई है। 9 जुलाई तक का वक्त है। दाखिला टेस्ट के लिए अहल उम्मीदवारों की फहरिस्त जो है वो 18 जुलाई को जामे की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अच्छा, दाखिला टेस्ट के अहल उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड 21 ता 23 जुलाई मुतल्लिका शोबाजात सेंटर्स और इंस्टीट्यूट से जो है वो हासिल कर सकेंगे। और दाखिला टेस्ट इतवार 27 जुलाई
2025 को होंगे। दाखिला फॉर्म जमा कराने से कबल जो प्रोस्पेक्टस है उसका भी ज़रा मुताला कर लिया करें, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं एडमिशन लेने और हम उस यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छी तरह पता नहीं करते, और फिर बाद में कहते हैं ओहो हम तो फलां यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन ले लेते ना तो वो ज़्यादा बेहतर होता। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि हमारे माशरे में जहाँ तालीम आम है वहाँ शायद तालीम शऊर बेदार नहीं कर रही और लोगों के अंदर शऊर नहीं है, और इस शऊर के ना होने की वजह से आए दिन जो है कई सारे मामला सामने आते हैं, जिसमें एक अहम मसला डोमेस्टिक वायलेंस का भी है। ये वो वायलेंस होता है जो घरों में आम आपको नज़र आता है। ये खबरें सामने आती हैं कि किसी शौहर ने अपनी बीवी के साथ क्या किया, भाई ने अपनी बहन के साथ क्या किया, तशद्दुद किया, और ऐसे ही तशद्दुद की दर्दनाक कहानी, ऐसा ही तशद्दुद का दर्दनाक वाक़या जो है वो सामने आया है। मैंने जब ये वाक़या सुना तो मैं हैरान रह गई कि इस तरीके से कैसे पॉसिबल है, लोग इतने बेरहम कैसे हो जाते हैं और ये वाक़या कैसे पेश आया। तो जुल्म की इंतहा, नई नवीली दुल्हन है ये जो कि आईसीयू में पहुंच गई है। अब शादी के तीसरे ही रोज़ जालिम शौहर नशा आवर चीज़ पीकर दुल्हन के जिस्म को दांतों से काटा और इसके ऊपर तशद्दुद किया। ये जो है शांति नाम की खातून है जिसकी शादी जो है वो 15 जून को हुई और 17 जून को शौहर अशोक ने इसको तशद्दुद का निशाना बनाया। अच्छा, हैरानगी की बात यह कि ये कौन लोग होते हैं, इनका कैसा माइंडसेट होता है। मज़ीद खबर यह है कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से ज़्यादा खून बह जाने से शांति की हालत जो है वो तशवीशनाक हो गई है। अच्छा, इनकी जो वालदा हैं उनका नाम है सोना, और ये कह रही हैं कि अपनी बेटी को लियारी और निजी अस्पताल से फिर सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लाई हैं, जहाँ पर उनकी जो हालत है वो इंतहाई तशवीशनाक है। अच्छा, इनकी जो वालदा हैं उन्होंने अपील की है कि दामाद को जो है वो सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए, जबकि इनका जो दामाद है अशोक उसको बगदादी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। अच्छा, इनकी जो वालदा हैं वो ये कह रही हैं कि मेरी बेटी का जो है वो MLO भी बन चुका है। अच्छा, शांति को इंतहाई ज़ालिमाना तरीके से तशद्दुद और ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। ट्रॉमा सेंटर के जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं, और इनकी जो पूरी फैमिली है इस वक्त ट्रॉमा सेंटर में मौजूद है। तो ये सूरत हाल है जी जो कि हमने आपके साथ में शेयर की कि लोग किस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, और ये क्या मेंटल हालत होती है, क्या माइंडसेट होता है, क्या अदम बर्दाश्त होती है, क्या इंटॉलरेंस होती है जो लोगों की जानिब से दिखाई जाती है। और फिर हम कहते हैं तालीम, तो तालीम जो है ना आपको इस तरह का शऊर लेके आती है कि जिसकी वजह से आप इन तमाम हरकतों से बच सकते हैं। अच्छा जी, अब जब हम बात करें ना तालीम की शऊर की, तो वहाँ पर हम आपको बताते हैं कि बड़ों का अदब क्या होता है, या अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना जो है वो किसको कहते हैं। वो कोई हमारे क्रिकेटर से सीखे जो कि हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, साउथ अफ्रीका से इनका ताल्लुक है। जी हाँ, बात हो रही है जी बियान मिल्डर की। क्या ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, क्या ज़बरदस्त ये खेले, 367 रन्स किए, 400 रन्स दूर थे। फिर क्या हुआ आपको? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। इनिंग्स डिक्लेयर कर दी, मतलब इन्होंने डिक्लेयर शो कर दिया कि नो आई एम नॉट गोइंग टू प्ले मोर, व्हाई डिड यू डू दिस। पूरी दुनिया सवाल पूछ रही है कि भाई क्यों आपने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा ब्रायन लारा का, और मतलब टेस्ट रैंकिंग थी, आप 5वें नंबर पे हैं तो आप पहले नंबर पर चले जाते। व्हाई डिड यू डू दिस मिल्डर, व्हाई डिड यू डू दिस। बट उनका जवाब ज़रा सुन लें। वो कहते हैं कि फिर मौका मिला तो भी ब्रायन लारा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ूंगा। अच्छा जी, क्यों? उसकी रीज़न है कि ये कहते हैं कि वो एक लेजेंड हैं और लेजेंड को उस रिकॉर्ड पर रहना चाहिए। जनूबी अफ्रीकी कप्तान है ये व्यान मिल्डर, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में नॉट आउट रहे, 367 रन्स बनाए। उन्हें वेस्टइंडीज़ के लेजेंड बैटर ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 34 रन्स दरकार थे। दिन भी पड़े थे, इनिंग्स भी पड़ी थी, बट ही डिक्लेयर ओके फाइन, आई एम नॉट गोइंग टू प्ले मोर। जनूबी अफ्रीकी कप्तान व्यान मिल्डर जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में नॉट आउट रहे। अच्छा जी, फिर पूरी दुनिया से जो क्रिकेट के लवर्स हैं, जो फैंस हैं, वो यही कह रहे हैं कि आपने ये क्या किया। फिर वो ये कहते हैं कि सबसे पहले मैंने ये सोचा कि रन्स बहुत हो चुके हैं, मैं नहीं चाहता था कि ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ूं। उनका कहना था कि मेरे लिए ये बहुत ख़ास इनिंग्स थी। अच्छी बात यह है कि मेरी इनिंग्स टीम के काम आई। व्यान मिल्डर ने 334 बॉल्स के ऊपर 367 रन्स बनाए और नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, वेल डन। और उनकी ये जो इनिंग्स है 49 चौकों और 6 छक्कों की के ऊपर जो है वो मुज़य्यन थी। तो क्या ज़बरदस्त इन्होंने खेला, और क्या इसको कहते हैं एहतराम करना, कि अपने सीनियर्स का एहतराम करना इसको कहते हैं। अच्छा जी, एक और ख़बर, और ये जनाब है वुमेन से रिलेटेड। पाकिस्तान की 24 ख़वातीन क्रिकेटर्स ने
स्किल्स एंड फिटनेस कैंप के लिए कराची में रिपोर्ट कर दिया है। और यही वो कैंप है जिसके बारे में मैंने हमेशा बात की कि भाई विमेंस का जो है वो स्किल्स कैंप होना चाहिए, इनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनको भी आगे लेके आना चाहिए। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये जो कैंप है इसका इनेकाद हो गया है। अच्छा जी, नेशनल बैंक स्टेडियम में कल से जो है वो स्किल्स एंड फिटनेस कैंप का बाकायदा आगाज़ होगा। और ये जो पहला सेशन है कल से मीन्स आज से, तो इसका जो पहला सेशन है वो जनाब सुबह 9:30 बजे शुरू होगा और दोपहर 12:30 बजे जो है ये ख़त्म होगा। तो ये खबर है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। कोचेज़ विमेंस क्रिकेटर्स को स्किल्स बढ़ाने और फिटनेस की जो ट्रेनिंग है वो भी दी जाएगी। तो ये ज़बरदस्त जो है एक खबर है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते गोल्ड प्राइस की। तो आलमी मार्केट में जो सोना है वो हो गया है जी सस्ता। ओके फाइन। तो अगर कोई सोने का सेट खरीदना चाहता है, रिंग गिफ्ट करना चाहता है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। सोना सस्ता है, जाएं और सोना खरीदें। अच्छा जी, आलमी मार्केट में सोना $25 सस्ता होकर 3,310 रुपये का हो गया है। एक तोला सोना 2,500 रुपये सस्ता होकर 3,53,000 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना जो है वो 2,143 रुपये कमी के बाद 3,02,640 रुपये का हो गया। और एक तोला चांदी 30 रुपये कमी से 3,841 रुपये का हो गया है। अच्छा जी, मेरे पास जो है एक और बड़ी अच्छी खबर है एंड इट्स रियली ग्रेट एंड इट्स अबाउट पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्मिला फारूकी, जिनके हवाले से ये खबर है कि मैंने शर्मिला फारूकी कराची हॉकी एसोसिएशन ख़वातीन की सदर जो हैं वो मुकर्रर हो गई हैं। दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली ग्रेट, क्योंकि अगर इस तरीके से जो है ख़वातीन आगे आएंगी तो डेफिनेटली हमारी जो एशियन हॉकी है उसके अंदर काफ़ी सुधार पैदा होगा और दैट्स रियली ग्रेट न्यूज़। अच्छा जी, एक और ख़बर है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ और वो ख़बर कुछ इस तरीके से है कि हमने देखा है कि कराची से जो बच्चे अगवा होने का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। और इसी तरीके से जो है एक 10 साला बच्चा है असद, जो कि अगवा हुआ था 30 जून को गालिबन। तो क्या हुआ है कि अब इनके हवाले से एक FIR कटवाई गई है और इनकी तलाश जारी है। तो हमारी यही दुआ है कि ये बच्चा अपने वालिदैन तक जल्द अज जल्द पहुँचे और जल्द अज जल्द जो है इनके वालिदैन से ये बच्चा मिल जाए। और वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों की केयर करें, वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों को जो है वो इस तरीके से ना छोड़ें। तो ये बड़ा क्यूट सा प्यारा सा बच्चा है जो कि गायब है, अब ये गुमशुदा हो गया है, अगवा हो गया है। इसके बारे में जिस तरीके से जो रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आएंगी वो डेफिनेटली विल शेयर यू। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं करेंसी रेट्स के हवाले से। तो जो करेंसी है उसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ भी रहे होते हैं कि जी करेंसी रेट्स क्या हैं, माल का हाल क्या है। तो बस थोड़ी सी देर में जो है वो आपको बताते हैं कि जो आज करेंसी रेट्स हैं वो क्या है, क्योंकि जो करेंसी रेट्स हैं वो जी बहुत सारे लोगों को पूछना होता है, उसके हवाले से आगे चीज़ें करनी होती है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 184, कैनेडियन डॉलर है 208। अच्छा, उसके बाद जो है वो यूरो जो है वो है 337, फिर उसके बाद कुवैती दिनार जो है वो 931 पर है। अच्छा, व्हाट वी हैव नेक्स्ट, हमारे पास है यूके पाउंड 390, फिर वी हैव सऊदी रियाल 76, फिर वी हैव स्विस फ्रैंक 338 एंड वी हैव US डॉलर 286। और इसके फ़ौरन बाद आपको पता है कि हम चलेंगे आपको बताने के लिए कि जो वेजिटेबल के प्राइस है वो क्या है, क्योंकि आपने ग्रॉसरी करनी होती है और वेजिटेबल के प्राइस के जो फ़ौरन जो स्टैटिक प्राइस होते हैं उसके बाद हम जाते हैं दाल माश पे। लेकिन वी हैव टमाटर, तो ये 58 पे टमाटर है और उसके बाद जो है वो क्या है, आलू है और ये 50 पे आलू है, यानी ये है स्टैटिक प्राइस। लहसुन जो है वो 276 पर है। दैन वी हैव अदरक 483, गाजर आंखों के लिए बेहतरीन 81, तुरई 81। अच्छा, तुरई के क्या हैं फ़ायदे ज़रा बताइएगा ब्यूटी के लिए। लौकी जो है वो है 92 और उसके बाद जो है वो फूल गोभी जो है वो 92 पर है। अच्छा, गोभी खाने के क्या फ़ायदे हैं वैसे, मैं किसी दिन आपके साथ में शेयर करूँगी। खीरा जो है वो 69 पर है और इसके बाद जो है वो भिंडी 253 पर है एंड वी हैव प्याज 35। अच्छा जी, व्हाट वी हैव नेक्स्ट, अच्छा जी, नेक्स्ट इज़ योर होस्ट सबा शेख। अच्छा, अब बढ़ते हैं और दालों के प्राइस जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। दालों के प्राइस क्या है, सबसे पहले हम बढ़ेंगे दाल माश की जानिब और दाल माश के जो प्राइस हैं वो हैं 385 और उसके बाद जो है वो मूंग की दाल है 390 पे, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास मसूर की दाल है 260 पे, फिर उसके बाद जो है हमारे पास दाल चना है 280 पे, फिर उसके बाद जो काबली चना है वो है जी 350 पे। तो ये जो प्राइस है ये मैंने आपके साथ में शेयर किए। अच्छा जी, शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। अब ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको करंट सिचुएशन बताएंगे कि इस वक्त लियारी में जो बिल्डिंग के मामलात हैं, जो मुनज़्ज़म करने के मामलात हैं, वहाँ पर इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि सिटी 21 आपको लम्हा बलम्हा आगाह रखता है कि शहर में इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहने, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। तो न्यूज़ सेशन के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट्स ने। हमारे साथ हैं आजिज़ भाई और हमारे साथ हैं खुर्शीद भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। आजिज़ भाई, सबसे पहले जो जिक्र करूंगी मैं वो जिक्र होगा कि जो लियारी में जो इमारत है उसकी जो करंट अपडेट सिटी 21 आपको बार बार लम्हा ब लम्हा बता रहा है कि भाई अब ये उसके आगे अपडेट है, अब कि इतनी इमारत को खाली करा लिया गया, अब इमारत को गिराने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। आज भी सुबह से ही जो है वो सिटी 21 की टीम जो है वो मौजूद है वहाँ पर और आपको बता रही है कि क्या सूरत हाल है। इनसाइड स्टोरी क्या है, अब तक क्या हमें करंट अपडेट्स मौसूल हो चुकी हैं? अच्छा, अब इनसाइड स्टोरी तो ये है कि पहले तो ये खबर हम दे चुके हैं कि उसके जो करीबी दीगर इमारतें हैं उनको गिराया जा रहा है। हाँ। साथ वाली जो इमारत है, जो इमारत गिरी है, उसके साथ वाली जो इमारत है उसको भी गिराया जा रहा है। अच्छा, ठीक है। और उसके साथ जो दूसरी साथ वाली है वो भी गिराई जाएगी। अच्छा। क्योंकि अब चूँकि उन दीवारें मिली हुई थी, वो एक इमारत गिरने के बाद दीगर जो जुड़ी हुई दो इमारतें थीं वो भी अब मखदूश हो गई हैं। सही। ठीक है ना, उनकी दीवारें गिर चुकी हैं पीछे से। सही। लेकिन 51 इमारतों को गिराना है। 51 इमारतों को गिराना है फौरी तौर अच्छा पे। आजिज़ भाई, सॉरी आपको थोड़ा सा कट कर रही हूँ मैं। ये भी इन्होंने रिपोर्ट दी है कि वहाँ पर 500 से ज्यादा कुछ ऐसी इमारतें जो मखदूश हैं, या वैसे क्या तो टोटल 588 हैं। 588 टोटल 588 कराची में मखदूश इमारतें हैं जिनको गिराना है। कल फैसला हुआ है। अच्छा। लेकिन उन 588 में से 51 ऐसी हैं हाँ। जो बहुत ही खतरनाक हैं, यानी वो किसी वक्त भी गिर सकती मतलब हैं। वो तो हर हाल में हर हाल में, गिराना वो ऐसी इमारतें हैं जैसी ये थी। सानहा मतलब हो सकता है किसी भी वक्त। लिहाजा कल जो इजलास था वज़ीर आला से इनकी सदारत में, जी, उसमें पहला फैसला तो ये किया गया कि ये 51 इमारतें तो फौरी तौर पे गिरानी हैं। अच्छा, ये तो तय हो गया। सही। फिर सेकंड स्टेप में फिर 588 में से जो दीगर इमारतें हैं उन पे, अच्छा, इसके बारे में कमिश्नर कराची को बताया गया है कि ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे। कि रिपोर्ट इस सूरत में देंगे कि उनमें कितने मकीन रहते हैं, हाँ। उनको कहाँ शिफ्ट किया जाए, किस तरह सेटल किया जाए इस पूरे मामले को। क्योंकि इसमें मैं एक दूसरी जो मुझे जो खदशा है जी, इस मामले में मज़ाहमत होगी, यानी लोग इमारत खाली नहीं करेंगे। यही एक अहम पहलू है बिल्कुल इसका सही कह रहे हैं। कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले जाएंगे किसी इमारत पे, जाके खड़े हो जाएंगे और क्या कहेंगे कि जी हमने आपको नोटिस दिया था और ये इमारत खाली करें, तो लोग कहेंगे हम खाली नहीं करेंगे। लेकिन आजिज़ भाई, इसका कोई रास्ता, कोई मीडिएशन कुछ तो निकालनी चाहिए कि लोगों को मुतबादिल कहाँ दें। वही सवाल होगा ना, हम अगर यहाँ से निकलें तो हम कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? जाहिर है कि कुछ लोग तो हर बिल्डिंग में, कुछ लोग किराए पे रहते हैं, उनका तो फिर भी एक हद तक बात समझ में आ जाती है, चलें किराए पे किसी और मकान में चले। कुछ लोगों की पगड़ी पे हैं, कुछ लोगों की अपनी इमारतें हैं, खुद ख़रीदी हुई हैं। अब वो कहाँ जाएंगे? उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एक तो ये होगा। दूसरा, इसमें अहम बात जो मैं समझ रहा हूँ, फॉलो अप, कि डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कल हटाया गया, मुअत्तल किया गया। अच्छा, इसहाक खोड़ो को। सही। और एक इशारा ये दिया गया कि 2022 में भी यही डीजी थे। सही। और 2022 से लेके अब तक लियारी में काफ़ी मखदूश इमारतें करार दी गई, लेकिन डीजी ने खाली नहीं करवाई। मतलब इस डीजी ने नहीं, डीजी के इस 10 ओवर में वो इमारतें खाली नहीं हुई, यानी उसमें बाकी जो अमला होगा मिला हुआ होगा। जी। तो एक इनडायरेक्ट इशारा दिया गया कि क्रिमिनल नेग्लिजेंसी हुई है, इसमें किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा। मैं जो समझ रहा हूँ कि ये डीजी गिरफ्तार होगा, डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गिरफ्तार होगा। कल तक था इसहाक खोड़ो। हमारे शो पे आज मैं समझ रहा हूँ पेशगी जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़, गिरफ्तार होंगे या मुल्क से फरार हो जाएंगे। दूसरा, फिर अगर नहीं हुए गिरफ्तार, अगर उसको टाइम मिल गया तो वो यहाँ से चले जाएंगे। क्योंकि हमारे पास ऐसी मिसालें पहले मौजूद हैं। मंजूर काका कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक बड़ा नाम था। जब साबिका दौर में आसिफ जरदारी सदर थे, उस ज़माने में वो कुछ अरसे के लिए गिरफ्तार हुए, नैब के हथे चढ़े, उसके बाद जैसे निकले फरार हुए। आज तक उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, किस मुल्क में है, लेकिन बाहर बैठे हुए हैं, सबको पता है कि कहाँ बैठे हुए हैं। इंटरपोल के ज़रिए गिरफ़्तार किया जा सकता है अगर गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन
बहरहाल तो मुझे वो इस डीजी जो जिसको हटाया गया, इसके पीछे भी कुछ ऐसा सीन नज़र आ रहा है। मेरा अपना तज्जिया है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि या तो ये अरेस्ट होगा या फ़रार हो जाएगा। अच्छा, सही, आपको ऐसा लगता है कि ये अरेस्ट होंगे या फ़रार हो जाएंगे। खुर्शीद भाई, अब क्योंकि बिल्कुल ये करंट सिचुएशन इस तरह से, जिस तरह से आजिज़ भाई ने कहा कि अब यही है कि या तो ये अरेस्ट होते हैं या ये फ़रार हो जाते हैं, मसला सारा उन्हें जो इस वक्त घरों में है और जो इमारतें जितनी लाजमी बताई हैं अभी आजिज़ भाई ने कि भाई उनको तो लाजमी गिराना है, 81 के करीब, 51 के करीब, 51 के करीब जो इमारतें हैं वो लाजमी गिरानी है और 500 से ज़ायद जो हैं वो मखदूश करार दी गई हैं। क्या लगता है क्योस नहीं क्रिएट होने जा रहा? क्योंकि जिस तरफ आजिज़ भाई ने इशारा किया है कि जो लोग हैं वो रेजिस्टेंस करेंगे, वो नहीं मानेंगे, तो ये मसला सॉल्व कैसे होगा खुर्शीद भाई? देखें सबा साहब, ये जो मसला है, जो 51 मखदूश इमारतें हैं जी, पहली बात तो ये कि इन 51 इमारतों में जो लोग रिहायशी हैं उनको आज खुद इस मामले को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि देखें अगर सर सलामत है तो पगड़ियाँ बहुत हैं। आपकी अगर जान हयात है, हाँ, आपकी ज़िंदगी बाकी है तो आप हज़ारों फ्लैट्स में रह सकते हैं। ज़िंदगी अगर ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो फिर आपको, मैं समझता हूँ, खुदारा लेकिन वो जो लोग अंदर मौजूद हैं घरों में जिनकी ये मखदूश इमारतें हैं, उनका कहना ये है कि उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है। और बात तो जो जिस तरह भी आजिज़ भाई ने भी कहा है, बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं कि वो लोग किस तरह से बेघर होकर बाहर बैठे हुए हैं। कहाँ जाएंगे? हुकूमत को अपने को नहीं लगता कि कोई मुतबादिल वाकई में देना चाहिए? देखें, बहैसियत शहरी जी, जब हम कोई फ्लैट ख़रीदते हैं या कोई ज़मीन ख़रीदते हैं तो हम उसकी जांच पड़ताल नहीं करते। सही, ये कसूर उन शहरियों का भी है, क्यों उस मखदूश इमारतों में जाके वो लोग रहे सही, और क्यों इलीगल वो नक्शे पास हुए। देखिए, पूरा सिस्टम है, SBCA का ये पूरा मैकेनिज़्म है कि इस तरह से शहर भर में जी, आप नॉर्थ नाज़ाबाद चले जाएँ, वहाँ पोर्शन माफिया है, ये ऐलान लोग बनाते हैं, वहाँ पे एक इंस्पेक्टर जाता है और वो वापस आ जाता है। उसका मतलब क्या है कि कोई उस पर कोई बास पुर्स नहीं है। देखें, ये जो बुनियादी तौर पे जो हमारा SBCA का सिस्टम है, इसको फाल करने की ज़रूरत है। इसमें जो ब्लैक शीप्स हैं उनको निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि हाईलाइट करने की देखें ज़रूरत चंद लोगों की वजह से अगर पूरा इदारा बदनाम हो रहा है तो ये एक सवालिया निशान है ना। तो उन चंद लोगों को उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको मुअत्तल भी होना चाहिए। जिस तरह से अभी DG को उन्होंने मुअत्तल किया है, माजी में भी जिस तरह मंजूर काका का जवारी साहब ने हवाला दिया। देखिए, मुअत्तल करना मसले का हल नहीं है, फिर मुल्क से फ़रार होना मसले का हल नहीं है। अगर ये कसूरवार हैं तो इनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर जो शहरी उस इमारतों में रह रहे हैं, देखिए उनको बस खुद जो है वो इस बात का फ़ैसला कर लेना चाहिए कि हमारी जान सलामत है तो हम कहीं और रह लेंगे, तो उनको खुद अपने बच्चों की, अपने अहल खाना की हिफाजत के लिए वहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए। फिल फॉर देखें, हुकूमत के पास तो कोई ऐसी जगह नहीं है। कह रहे हैं कि लोगों को भी ये चाहिए कि अपनी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कम से कम वहाँ से उनको शिफ्ट हो जाना चाहिए, किसी और जगह पर चले जाना चाहिए और हुकूमत को भी थोड़ा बहुत उनके साथ कंपनसेट करना चाहिए कि उनको क्या मुतबादिल फराहम किया जा सकता है। इस हवाले से मज़ीद बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे वेलकम बैक। तो बात हो रही है लियारी की इमारत के हवाले से जो वाक़या हुआ, उसके बाद अभी इस वक्त वहाँ पर क्या करंट सिचुएशन है। हमारे जो करस्पॉन्डेंट है उसामा, वो वहाँ पर मौजूद है, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी उसामा, आप अपडेट कीजिए, आप बताइए कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है और कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है डिफरेंट मुताल्लिका हुकाम भी पहुँचेंगे, तो बताइए वो कब तक पहुँच जाएंगे? चलिए जी, जैसे ही उसामा से हमारा राब्ता होगा तो इस हवाले से मजीद जो है वो ताज़ा तरीन अपडेट जानेंगे। हमारे करस्पॉन्डेंट इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। टिल दिन आजिज़ भाई, जिस तरह से भी आप बात कर रहे थे या ब्रेक के लिंक में मैं आपसे बात करी थी कि कोई ना कोई मुतबादिल तो इनको देना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो होगी और फिर ये क्या क्रिएट होगा। जी, रियासत या हुकूमत इनकी जिम्मेदारी है। सही, देखिए, ये हुकूमत तो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाती है ना। ये तसलसल है ना, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोटी कपड़ा और मकान उसका बेसिक नारा था, हाँ, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी थी। हाँ, तो अब रोटी कपड़ा और मकान उसमें शामिल है। मकान देना, घर देना वैसे भी रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन कम अज़ कम ऐसे लोग जो इस तरह की सूरत हाल से दो चार हैं, उनके लिए तो हुकूमत को कोई अल्टरनेट बंदोबस्त करना पड़ेगा। सही, यानी अगर आप कह रहे हैं कि 588 इमारतों का मतलब है कि एक इमारत में 50, 100, 10, 50, 20, 30, 500 ऐसे लोग, तो कुछ तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, 5-5 मंजिला, तो बड़ी बड़ी इमारतें। चलिए जी, हमारे करस्पॉन्डेंट जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उसामा ने। उसामा से जानते हैं कि उसामा इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पर ये मुनज़्ज़म की जा रही है इमारत। तो उसामा, इस वक्त क्या करंट सिचुएशन है, हमें अपडेट कीजिए और बताइए कि आप क्या मनाजिर देख रहे हैं।
बिल्कुल सबा देखें, जो इमारत गिरी थी उसके बाद अब अलमनाक ही मनाजिर हैं। अब जो ऊपर वाली वो मंजिल है उसके जो एडजस्टेड बिल्डिंग थी उसको भी जो है वो गिराने का काम किया जा रहा है। अब कुछ को रोका गया है, कुछ देर के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पर आया है, आसपास की जो सर्चिंग है उसको किया जाएगा और उसके बाद जो है वो दीगर क्लियरेंस दी जाएगी। गवर्नर सिंध का कहा जा रहा है अब से कुछ देर कबल जो है वो हमारी बात हुई है एक ऐसी खातून से जो कि इंतहाई मुतासरा खातून है। उसका ये कहना है कि उसने अपने पैसे जमा करके, चंद पैसे जमा करके किस्तों पर रक्षा लिया था जिसके जो है वो घर चलाती थी अपना, उसका वो रक्षा जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। अब वो उसके पास ना ही कुछ आसरा है ना ही कुछ दीगर चीज़ें हैं। अब उसका यही कहना है कि ताहाल हुकूमती कोई शख्सियत ने जो है वो उससे रब्ता नहीं किया, जबकि जब हम बाहर गए तो हमारी कुछ लोगों का ये भी बताना है कि एक जो SBCA के लोग हैं वो यहाँ पर जब इमारत को खाली करवाया जा रहा है तो जब जहाँ लोगों का सामान है उनसे जो है वो 5-5 हज़ार रुपये भी मांगे जा रहे हैं। जिनका घर तबाह हो गया है, जिनका कुछ नहीं बचा, जिनके बिल्डिंग्स को खाली कराकर गिराया जा रहा है, मुनहदम किया जा रहा है, उसमें से भी जो है वो 5-5 हज़ार रुपये उनसे मांगे जा रहे हैं। इंतहाई परेशान कुन हालात हैं यहाँ पर, लोग परेशान हैं, बेसरो सामानी का आलम है, किसी के घर की छत छिन गई है लेकिन SBCA जो हुक्काम हैं वो उनको अब भी नहीं छोड़ रहे हैं। उनसे भी जो है वो 5,000 किसी से 3,000 रुपये जो है वो मुबैना तौर पर रिश्वत तलब की जा रही है। अलमनाक मनाजिर हैं, हर सू जो है वो मनाजिर का ऐसी ही सिलसिला है, तबाही के मनाजिर हैं। कुछ लोगों के जो है वो रक्षे फंसे हुए हैं जिसको कम नुकसान पहुंचा लेकिन उसको भी जो है वो निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो उनका भी ये कहना है कि 5 रोज़ हो गए हैं उनके घरों में जो है वो चूल्हा नहीं जला, जिसकी वजह से जब रक्षा निकलेगा तो वो अपने घर का चूल्हा जला सकेंगे। ठीक है उसामा, आपने हमें अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया। आजिज़ भाई, एक तो लोगों के घर नहीं है, ऊपर से उनसे पैसे भी लिए जा रहे हैं, लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, ये क्या सिचुएशन है? हाँ, वो जैसे बता रहे हैं कि जो मैंने बताया था कि करीब वाली इमारत नज़र भी आ रही है कि उसको अब मुनज़्ज़म किया जा रहा है। उन्हीं लोगों को कहा जा रहा है कि आपका सामान जो है, अपना सामान आप उठाएं। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि हम कहाँ से उठाएं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। कह रहे हैं कि जी प्राइवेट मजदूर लेकर आ गए, उनको कहा गया कि जी आप खाली करें, 5-5 हज़ार रुपये फ़ी घर आप इनको देंगे तो आपका ये सामान उठा के खाली करेंगे। ओह गॉड। लेकिन ये होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत को खुद से ऐसा कोई अरेंजमेंट करना चाहिए था बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को, ताकि एक इमारत को हम गिरा रहे हैं, मुनज़्ज़म कर रहे हैं, लाजमी है उस लोगों को भी तो कहीं शिफ्ट करना होगा ना। सही। ये तो मेरा ख्याल है कमिश्नर कराची, क्योंकि शहरी इशू है, कमिश्नर कराची को इस पे फौरी नोटिस लेना चाहिए। कल चूँकि हमने ये सवाल भी किया था ना कि खाने पीने के लिए लोग परेशान हैं, तो सईद गनी ने कहा था कि कमिश्नर कराची को हिदायत दी गई हैं कि वो इस मामले को देखेगा। तो हम समझ रहे हैं कि ये मामला अब उसी तरह का ही है। कमिश्नर कराची की सरबराही में एक कमेटी भी बनी हुई है जो इस पूरे फिनोमेना के लिए है। तो कमिश्नर कराची इस मामले को देखें। और ये जो इमारतें गिरी हैं लियारी भी, इसमें रहने वाले लोगों बहुत गरीब लोग हैं ज़्यादातर। कोई बड़े कोई अमीर लोग नहीं है। आपने इमारत की हालत में देखी, कोई बड़ी इमारत में नहीं है और लोग भी गरीब लोग हैं या मुतवसत तबके के लोग हैं जो पैसे नहीं भर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खुर्शीद भाई। बिल्कुल वजह फरमाया आजिज़ साहब ने, जिस तरह से अभी उसामा ने कहा कि 5,000 रुपये उनसे लिए जा रहे थे कि ये बिल्डिंग जो बनी गिराई जा रही हैं ये कोई एक साल में नहीं बनी है। ये मुस्तकिल अगर आपको इसका बैकग्राउंड लेके जाएँ तो 8-10 साल 15 साल पुरानी इमारतें हैं और यहाँ पर मजदूर तबका रहता है। और जिस तरह से मैं समझता हूँ ये जो सिर्फ इसहाक खुड़ो की बात नहीं है, इससे पहले भी जो DGs रहे हैं और जो मकामी सतह पे जो SBCA का जो अमला वहाँ पर होता है, अब थ्रू आउट जो है वो उसकी तहकीकात होनी चाहिए और प्रॉपर शफाफ तरीके से इसकी ट्रांसपेरेंसी के तौर पे जो है वो उसकी तहकीकात हो, ताकि कौन लोग मुलविस थे जो इंसानी जानों से खेलते हैं और नक्शे अप्रूव करते हैं और फिर नक्शे अप्रूव करने के साथ साथ उन लोगों को परमिशन देते हैं कि आप इमारत बनाइए और इसकी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई इसकी सेफ एंड सिक्योरिटी नहीं है इसमें कि अगर गिर जाए तो गिर जाए। देखिए 27 अफराद हलाक हो गए। देखिए 27 अफराद कहना आसान है, जिनके घर से लाशें उठे ना उनसे जाके पूछिए कि उनके दिल पर क्या बीत रही है। और फिर अब जो नूह का आलम यह है कि उनके घर का सामान भी निकालने नहीं दिया जा रहा और 5,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। तो इस पर मैं समझता हूँ एक शफाफ जो है वो इंक्वायरी कमेटी बना देनी चाहिए कि वो ये मामला है क्या। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक इंक्वायरी कमेटी लाजमी बनानी चाहिए। जी इसी हवाले से एक अहम पॉइंट मेरे जहन में आ गया। अभी जो नए DG बने ना शमीर भुट्टो, ये इससे पहले थे वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम के सरबराह। सही। तो वज़ीर आला सिंध ने एक रिपोर्ट बनवाई थी, एक अफसर और भी थे इनके साथ, 100 सफ़ात पर मुश्तमिल इन्हीं शमीर भुट्टो ने एक रिपोर्ट बनाई थी। सही। वो रिपोर्ट दब गई
ओके। वज़ीर आला हाउस को तो पहुंची हाँ कि SBCA में क्या क्या खराबियां हैं, हाँ कहाँ कहाँ रुश्वत ली जा रही है, कौन कौन से अफसरान मुलविस हैं, हाँ माफिया किस तरह काम कर रहा है, सही। माफिया से मिले हुए लोग क्या हैं, सिस्टम जिसको कहा जाता है वो क्या है। तो वो रिपोर्ट दब गई। मैं समझ रहा हूँ कि अभी शमीर भुट्टो खुद DG SBCA बन गए जिन्होंने रिपोर्ट बनाई थी। CM साहब को ये रिपोर्ट मंजर आम पर लानी चाहिए, हाँ बिल्कुल ताकि ठीक कह रहे हैं पता कि तो ये लगे ना रिपोर्ट, कि ये हाँ, वाकई इस माफिया के पीछे हाथ किसका हाथ है। किसका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रिपोर्ट मंजर आम पर लानी चाहिए। शो में या वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर दीगर स्टोरीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की रिहाइशगाह आमद। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खुशामदीद कहा। मुलाकात के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस की जानिब से मुहर्रमुल हराम के दौरान किए गए सिक्योरिटी इंतजामात की तारीफ़ की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुल्क के अहम सियासी मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। आजिज़ भाई हमारे साथ हैं, खुर्शीद भाई हमारे साथ हैं। इसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप बताएँ कि ये जो मुलाकात है कितनी अहम है। देखिए, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब गुज़श्ता 2 रोज़ से कराची में हैं और वो उनकी बड़ी एक्टिविटीज़ हैं कराची में। कल भी हमने देखा कि 3-4 एक्टिविटीज़ थी उनकी, आज भी सुबह से ही उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी। कल उन्होंने KPT में बोर्ड्स की तकरीब थी, उसमें शिरकत की। उसके बाद KCCI कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली बार उन्होंने कराची के ताजरों के साथ मुलाकात की और उनको खिताब किया। उसके बाद वो शर्जील मेमन की रिहाइशगाह पहुँचे। तो शर्जील मेमन के साथ जो उनकी मुलाकात होती है वो बेसिकली आप समझें कि सिंध हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट के जो उमूर हैं वही मामलात होते हैं। ज़ाहिर है कि शर्जील मेमन इस वक्त नंबर 2 पर हैं सिंध में, यानी सीनियर मिनिस्टर हैं। वज़ीर आला सिंध से अगर मुलाकात नहीं हो पा रही किसी भी वजह से, तो फिर वो वज़ीर आला की बात शर्जील मेमन को बताई जाती है, जो कन्वे हो जाती है वज़ीर आला सिंध तक। यानी आप समझें कि ये मुलाकात शर्जील मेमन से नहीं, सिंध हुकूमत से मुलाकात थी। वफाक और सूबे की मुलाकात थी। तो उसमें ज़ाहिर है कि वफाकी और सूबे के दरमियान दो तीन बड़े अहम इशूज़ हैं। कच्चे का ऑपरेशन एक इशू है, कच्चे में डाकुओं का जो मसला है, चूँकि पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध तीनों बॉर्डर्स मिले हैं। कश्मीर का जो इलाका है ना, कश्मीर के इलाके में सबसे ज़्यादा इस वक्त डाकुओं का अज़ाब है। और ये कश्मीर का इलाका तीनों सूबों से मिलता है। एक उसका हिस्सा पंजाब से मिलता है डेरा गाजी खान से, सिंध में तो वो है ही सही, दूसरा हिस्सा उसका बलूचिस्तान से मिलता है। तो ये एक संगम है। तो इसके लिए वफाकी हुकूमत की ज़रूरत पड़ती है। लाजमी एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें तीनों सूबों की हुकूमतें इन्वॉल्व हों, उसको कोऑर्डिनेट वफाकी वज़ीर दाखिला ही कर सकता है। दूसरा ज़ाहिर है कि ये मुहर्रम का इशू था, इस पर भी उन्होंने तारीफ़ की है मोहसिन नकवी साहब ने कि सूबाई हुकूमत के इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं। तो बहरहाल ये इस मुलाकात से दूसरा मोहसिन नकवी साहब की अच्छी बात ये है, वो जिस भी सूबे में जाते हैं कि वहाँ की सूबाई हुकूमतों से वो ज़रूर मिलते हैं। ऐसे नहीं कि अपनी तकरीबात करके चले गए, नहीं, वो भले KP में चले जाएं, अगर KP क्योंकि वफाकी हुकूमत की मुखालिफ जमात की हुकूमत है KP में, लेकिन वो वहाँ KP के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से भी मिल लेते हैं, ताकि सूबों और वफाक के दरमियान एक हमाहंगी हो। तो मैं समझता हूँ कि शर्जील मेमन से जो मुलाकात थी उनकी, वो इसी सिलसिले का एक तसलसल था। बिल्कुल इसी तरह ही है। देखें, मोहसिन नकवी साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, चेयरमैन PC भी हैं, इनका दामन मैं समझता हूँ बड़ा वसी है और हर किसी को अपने दामन में समो लेते हैं, प्यार मोहब्बत खुलूस रवादारी से और बड़ी मिलनसारी से मिलते हैं। और ऐसा लगता है कि वो शायद उनके बहुत दरीना दोस्त हैं। और बल्कि ये एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है, क्योंकि कराची के ताजिर बड़े अरसे से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार थे और उनके बड़े ग्रीवेंसेस थे। तो कल मोहसिन साहब की जब कराची चैम्बर आमद हुई है, उससे कराची के ताजिर भी खुश हुए हैं। और जो गैप ऑफ कम्युनिकेशन था कि कराची के सरमायाकारी कहते थे कि वफाकी हुकूमत हमसे रब्ता नहीं करती, मुलाकात नहीं करती, तो मैं समझता हूँ वो एक मिथ जो है वो कल वफाकी वज़ीर दाखिला ने तोड़ी है। और ताजिरों की जो खुशी है वो इस बात का मज़हर है कि अब वफाकी हुकूमत और जो सूबा सिंध के जो ताजिर हैं उनके दरमियान हमांगी, जो नई सरमायाकारी के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे और अमन अमान की सूरत हाल थी, इस हवाले से जो ताजिर परेशान थे, तो ये एक फ़िज़ा जो है वो बरकरार हुई है, बहाल हुई है और मायूसी जो है वो खुशी में तब्दील हुई है। तो मोहसिन नकवी साहब जो है उनका दामन वसी है और उनकी खुशदिली है कि वो बड़े एहसन तरीके से हर किसी को अपने
अंदर समोले जैसा इन्होंने सही, कहा कि बिल्कुल, केपी हाँ। में सबसे मुलाकात मुखालिफ करते, जमात है सबसे तो मिलते सबको हैं। साथ हाँ, लेके चलने की वो सही। आदि। चलिए जी, बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई, आजिज़ भाई हमारे शो पर आए। शो में यहाँ वक्त हुआ है हेडलाइंस ब्रेक का, और फिर हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी बातें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात करेंगे कि आपके चेहरे से दाग धब्बे, झाइयाँ और स्किन के जो इश्यूज़ हैं वो कैसे ख़त्म होंगे, आप लोगों को इसके लिए क्या करना चाहिए, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शाह भाई और हमारे साथ है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मुबशरा खान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? पहले तो ये बताएं कि मौसम कैसा लग रहा है आजकल कराची का, ज़रा ये बताएं आप। नरम अच्छा हो गरम गया? है, नहीं नरम गरम है। बारिश अभी चंद दिनों के लिए हुई थी तो सही था, स्टेबल था, बट सही। उसके बाद और ज़्यादा ह्यूमिड हो गया। और आई ज़्यादा। फेल्ट और ज़्यादा ह्यूमिड हो गया। सही। और आज तो कल भी जैसे बादल छाए हुए हाँ। थे, सब ज़बरदस्त था। इतनी गर्मी नहीं थी, बट अगर आप टेम्परेचर वाइज देखें तो 32 33 सेंटीग्रेड है। और मौसम का ताल्लुक ना मूड से बड़ा होता है, और बहुत मूड ज़्यादा। अगर अच्छा हो तो फिर लोग और ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि भाई हमने अपनी स्किन के ऊपर और बिल्कुल, ध्यान देना है। और अच्छे मौसम में जो है वो स्किन भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ये किस हद तक सच है कि गर्मी में जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं स्किन के, और लोगों की झाइयाँ जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही होती हैं, फोकस हो रही होती है, वो जो भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा उनको एफर्ट करनी पड़ रही होती है। तो हल क्या है इसका, किस तरह से ये झाइयाँ खत्म अच्छा, की जाए? ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि ये इनहेरिडिटी भी है सही। आपका, अगर हार्मोनल इश्यूज हैं, ऑब्वियसली अगर आपने कोई क्रीम्स वगैरह गोरे होने की, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एसिडिक फॉर्म्स ऑफ क्रीम्स इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीच का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है कि आप फेस ब्लीच करा लें। अगर आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो वो फेशियल के साथ ही बगैर पूछे आपको लगा देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ये अवॉइड करना चाहिए। सबसे अच्छा हल आई वुड से कि अगर आप इवन जैसे एप्पल साइडर विनेगर जी, है, जी, सिरके की बात कर रही हूँ, अगर वो आप 1:1 पानी, यानी अगर आपने आधी टीस्पून ली है तो आधी टीस्पून पानी लेके उसको मिक्स करके आप अपने फेस पे एज अ मास्क लगा सकते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद आप इसको कोल्ड वाटर से स्प्लैश आउट कर लें। सेकंड चीज़ है कि आप कोजिक एसिड काफ़ी फेमस है, हाँ। उसकी टैबलेट्स भी मिल रही हैं, क्रीम्स भी मिल रही हैं, हाँ, तो वो आप लगा सकते हैं। हाइड्रोक्विनिन है, बट उसकी प्रॉब्लम ये है कि आप 15 या 20 डेज से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। हाँ। बट काफ़ी लोग जो 7 क्रीम्स मिक्स करके जो वाइट नीम का जो फार्मूला बनाते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट। तो ये सही। इस्तेमाल ना करें। सिर्फ 15 डेज से ज़्यादा अगर आप एक्सीड करते हैं तो वो फिर आपको झाइयाँ शुरू होती हैं। मेन इशू ये है कि स्ट्रेस फैक्टर, और जो ख़वातीन आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी, यानी बच्चे होने के बाद, वो या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो आयरन नहीं लेती हैं, ये फॉलिक एसिड नहीं लेती। हाँ। तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग करता है। और सही। इवन अगर आपने अपना बच्चे को बर्थ दे दिया है, हाँ। तो आई वुड सजेस्ट कि 1.5 ईयर तक आप फॉलिक एसिड ज़रूर लें। अच्छा। और आपने अपने हीमोग्लोबिन को भी देखना है, तो खून की कमी की वजह से भी होता है। झाइयाँ होती काफ़ी हैं, हाँ। चीज़ें ये भी हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, जो गर्दन के पीछे बहुत ज़्यादा एरिया जो रहता है वो बिल्कुल डार्क हो जाता है, या आर्मपिट्स डार्क हो जाते हैं। तो ये सारी वजूहत है कि अगर आपने सैलिसिलिक एसिड, अगर केमिकल पील्स की तरफ जाना है, तो गर्मी बहुत बुरा टाइम है जहाँ पे आप अपनी स्किन को केयर करें। विंटर में ज़्यादा करें, यानी अक्टूबर से फरवरी तक करते हैं तो वो ज़्यादा असर सही, होगा। हाँ। अगर आप कोई भी एसिडिक क्रीम्स लगाते हैं समर टाइम में, यानी आपका हो गया मई से लेके अगस्त सितंबर तक, तो वो आपको रिवर्स रिएक्शन देता है। तो ज़रा अवॉइड करें इस टाइम पर। और रात में अगर आप कोई भी क्रीम फार्मूला लगाते हैं, मींस सैलिसिलिक एसिड की क्रीम्स हो गई या हाइड्रोक्विनिन की क्रीम्स हो गई, तो सोने से 1 से 2 घंटे पहले लगाएं, ताकि जब आप सोएं तो वो मर्ज ना हो जाए हर जगह। सही। शाह भाई, क्या करना चाहिए झाइयों के लिए, और जो स्किन के इश्यूज होते हैं, टू टोन हो रही है स्किन, डल हो रही है, टैन हो रही है, क्या करें? देखिए, इसमें कई रीजंस भी होती हैं, जिस तरह अभी डॉक्टर मुबशरा ने बताया, इसमें हार्मोनल चेंजिंग्स भी हैं, और इसमें आयरन भी है, कैल्शियम भी है, काफ़ी चीज़ों की डेफिशिएंसीज होती हैं, तो इससे स्किन पे असर होता है। और दूसरा, जिस तरह अभी जो गर्मी आई है आज गर्मी ज़्यादा है, और हाँ, आज इसकी हब वजह से सब चिपचिपाहट फील हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। पसीने में वही मैं सुबह चिपचिपाहट बता हो रही रही थी, मौसम का हाल की कंजेशन सी लग रही है, ऐसा लग रहा है हब्स चिप चिप सा कुछ। हाँ, और गर्मी की जो धूप आ रही है ना, क्योंकि बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, हाँ। धूप बड़ी चुभती हुई महसूस हो रही है। सही। तो इसमें यह है कि जो इसका स्किन पे असर होता है, अब अक्सर लोगों का देखा चेहरे पे बटरफ्लाई की तरह धब्बा बन जाता है, और बास का माथा भी ब्लैक हो रहा था, जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहबा ने कहा कि
गर्दन जो है वो डार्क हो रही होती है। अब जिन लोगों को भी ऐसी सिचुएशन है, आजकल अभी भी मेरे ख्याल में 1 महीना और है जामुन का, ठीक है, अच्छा। 10 दाने जामुन के सुबह खा लें, 10 दाने शाम को खा लें, 1 महीने तक करें। ये जितनी भी गर्दन ब्लैक है ये वापस साफ हो जाएगी। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल सिर्फ इंसुलिन के डिसबैलेंस होने की वजह से भी होता है ये अच्छा, उसको भी और स्किन को भी क्लियर करती है। और दूसरी चीज़ ये कि जो लगाने के लिए जी जी, आपने जो लेना है वो है आपने मूंग की पीली वाली दाल ले लें अच्छा 20 ग्राम, जी, और अमर बेल ले लें, पंसार की दुकान से मिलेगी अमर बेल, अच्छा ये भी आप 20 ग्राम ले लें। सही। समुद्री झाग 20 ग्राम, ठीक। ये 3 चीज़ें 20-20 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें और इसमें 100 ग्राम उपटन मिला लें, कोई भी अच्छा वाला हो। मिक्स करके आप जार में रख लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे फेस पे गर्दन तक पे लगा लें, हाथों पे भी लगा लें, सही 15-20 मिनट लगा रहने दें। सही। फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर धो लें आप चेहरा। आप देखिएगा पहली एप्लीकेशन में कितना फ़र्क होता है, दूसरे दिन दोबारा कीजिए। ये रोज़ाना की बेस पे करेंगे, महीना या 40 दिन करें, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा चेहरा। सही, वो बहुत क्लियर हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा सबा, हाँ। कि पानी का टेक ज़्यादा रखिए आप। हर 1 घंटे बाद 1 गिलास आधा गिलास पानी पिएं। आपकी पानी की कमी की वजह से भी चेहरे पे निशानात बन जाते हैं। निशानात बन जाते हैं। अच्छा डॉक्टर मुबशरा, जिस तरीके से अभी ये बात हो रही है कि शाहबाई ने बताया कि भाई पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, और जो भी रेमेडी बताई, बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो क्या करती हैं कि मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स ले रही होती हैं कि झाइयाँ दूर हो जाएं या कुछ कोई पील ऑफ करा लें, केमिकल पील करा लें। तो उसमें क्या होता है कि फॉर द टाइम बीन तो वो फ़र्क पड़ रहा होता है, लाइट हो रही होती है, मतलब बेहतर हो रहा होता है, लेकिन उसके बाद फिर वो रिवर्स एक्शन उनका शुरू हो जाता है। परमानेंट क्या है रेमेडी या परमानेंट क्या सोल्यूशन है कि लोग मुस्तकिल तौर पे ये कम से कम जो झाइयाँ हैं, टू टोन है, इससे तो निजात मिले? एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो क्रीम्स इस्तेमाल होती हैं वो बहुत ही लो ग्रेड हैं। सही। सॉरी टू से जो केमिकल पील है वो भी चाइना या इधर उधर का आता है, वो भी बहुत ज़्यादा लो ग्रेड होता है। हाँ। जो अच्छी ग्रेड के पील्स होते हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी आप 8,000 रुपये का एक केमिकल पील लें, ठीक है। सही। अब जैसे मैंने कहा कि समर बहुत वर्स्ट हाँ, टाइम टाइम है। है। अनफॉर्चुनेटली जो भी शादियाँ हो रही होती हैं वो विंटर में होती विंटर हैं। में उनको होती हैं। समझाया यही जाता है हाँ। कि 3 to 4 सिटिंग्स आप स्टार्ट करें, यानी once a month या twice a month, Twice a month, डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ द पर्सन। सही, हाँ। अगर आपका एक्निक है, उसके साथ मिलावा है एक्निक विद आई वुड से पिगमेंटेशन, सबसे बेस्ट, सबसे सुपर्ब इलाज है माइक्रोनीडलिंग, ठीक है। माइक्रोनीडलिंग में बहुत टाइनी, तकरीबन 46 नीडल्स होती हैं। आप उसके साथ को भी क्रोमोसोम या लाइपोसोम्स की एम्प्यूल्स आती हैं, बेहतरीन रिजल्ट है। अच्छा। इवन पिगमेंटेशन के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है। नंबर 2, नंबर 3, वो अगर आप महीने में 2 दफ़ा भी करवाते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, माइक्रोनीडलिंग का। ठीक। केमिकल पील्स अनफॉर्चुनेटली हमारी जो स्किन टाइप है वो आती है 5 और 6 के दरमियान, यानी लिटिल बिट डार्कर साइड। सही। अगर आप 3 और 4 होते हैं तो वो क्वाइट फेयर मीन्स आई वुड से जैसे खैबर पख्तूनख्वा के हैं या लाहौर के हैं, तो उनके लिए 3 और 4 जो स्किन टाइप होती है वो सूटेबल होती है, बट वंस अ मंथ। सही। बट मई से लेके प्लीज़ केमिकल पील्स को हाथ भी ना लगाएं या कोई प्रोसीजर भी नहीं लें टिल अक्टूबर। सही। विंटर इज़ द बेस्ट टाइम कि आपकी स्किन पील होती है। सही। ना जो जिनको कोई इशू भी नहीं है और वो ग्लो चाहती हैं, हाँ। तो ग्लो के लिए आपने नवंबर से फरवरी तक केमिकल पील लगाना मस्ट है, करना, यानी प्रोसीजर करवा लें। ये आपने वंस अ मंथ लेनी है, चाहे अगर आप 40 ईयर्स से अबव हों या 35 प्लस हों, क्योंकि आपकी जो स्किन है एवरी 6 मंथ वो बदलती रहती है, पील आउट होती है नेचुरल वे से। सही। तो आपको पीलिंग करना लाजमी है कि लिफ्टिंग पीलिंग भी आती है, स्किन रिजुविनेशन पीलिंग भी आती है, और रिंकल्स की भी पीलिंग आती है। सही। उसके साथ अगर आप कॉम्बिनेशन करती हैं माइक्रो नीडलिंग का, एक्सेलेंट है। मतलब ये जितने भी इश्यूज आपने बताया कि रिंकल्स हैं या फिर टू टोन स्किन है या फिर पिगमेंटेशन है, तो ये पील ऑफ में कोई इस तरह का ट्रीटमेंट होता है कि सबके लिए एक ही ट्रीटमेंट को ले लें या डिफरेंट बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कुछ पील्स ऐसी होती हैं जो ये सारी चीज़ों को कवर करती हैं, तो वो तकरीबन 8,000 to 10,000, क्योंकि मैं कनाडा में प्रैक्टिस करती हूँ, तो हम तो चार्ज करते हैं
$120, सही। जो मेरे ख्याल में यहाँ पे होंगे तकरीबन 25,000 रुपीज़, सही, 30,000। हाँ। बट उनकी स्किन ऐसी होती है, अगर आप बिफोर एंड आफ्टर हम पिक्चर लेते हैं जी, जी। तो उनकी स्किन ऐसी होती है कि एक सेशंस में आपका काम कंप्लीट हो जाता है। तो यूजुअली सो व्हाई नॉट हेयर, यहाँ पे क्यों 4 सेशन 5 सेशन बार बार Exactly. बुलाते हैं और उससे ज़्यादा बजटिंग हो जाती है वो। एग्जैक्टली हाँ। क्योंकि जो पील्स हमारे यहाँ आती हैं वो मेडिकल अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे चाइना से भी आ रही होती हाँ। है, कुछ खुद ही Different बना जगहों से लेते भी, हैं, हाँ, हाँ। कुछ अच्छा, खुद भी बना लेते हैं? फार्मासिस्ट भी बना के दे देते हैं फॉर्मूला वाली। हाँ। बट हमारे यहाँ क्योंकि चेक एंड बैलेंस बहुत स्ट्रिक्ट है, तो यूएसए की आ रही होती है या पेरिस की आती है और वो एफडीए अप्रूव होती है, यानी कोई साइड इफेक्ट नहीं हाँ, है। सही। अगर कुछ होगा तो जाहिर बात है कंपनी लॉस बेयर करेगी अगर कोई खातून को इशू हुआ। सबको पता होता है कि समर में आप केमिकल पील ना करवाएं क्योंकि आपने बाहर जाना है, आपकी स्किन एक्सपोज। सबसे बेहतरीन तरीका है कि हैट पहने, ग्लासेस लगाएं। हाँ। सन ब्लॉक भी कुछ हद तक काम करता है, कुछ अच्छा। हद तक काम नहीं करता। ये सबसे भी ज़्यादा सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है marketing कि गर्मियों में जब आपको कहा जाता है ना, आपका जो डॉक्टर है वो आपको कहे कि जी आपने कुछ नहीं करना, सन ब्लॉक लगा लें आप गर्मियों में, वो नहीं लगाया जाता है, यकीन करें। यानी अगर आप मार्केट भी जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए और शदीद गर्मी जैसे आजकल बढ़ती है गर्मी, इस गर्मी में आप खुद इमेजिन करें कि सन ब्लॉक लगा के जब आप जाएं और ऑयली होने लगता है और उलझन अच्छा, होने लगती ये है। मैं बताऊं कि क्योंकि सन ब्लॉक भी यहाँ पे सही तरीके से नहीं पता कुछ डॉक्टर्स को कि कौन सी स्किन टाइप पे कौन सा सन ब्लॉक सूट होता है, क्योंकि वो यूजुअली कहते हैं कि अगर हम सन ब्लॉक लगाते हैं तो बहुत थिक फिल्म होता है और वाइट वाइट लगता है। वाइट लगता है, ठीक है, वो वाइट वाइट आपकी प्रोटेक्शन है, नंबर 1। नंबर 2, वो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से नहीं, जैसे हम उसकी बेस और SPF वगैरह देख के हाँ नहीं, जैसे हम बेस वगैरह मेकअप में चूज करते हैं कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, उसके हिसाब से आपने बेस लेना। बेस लेनी। आप जब भी बेस लें, कोई भी मेकअप की या कुछ भी, हाथों पे टेस्ट ना करें। आपने टेस्ट करना है अपनी फेस पे, नेक पे भी नहीं, क्योंकि फेस और नेक का कलर डिफरेंट होता है। बिकॉज हमारा जो फेस है बहुत ज़्यादा एक्सपोज होता है, सबसे ज़्यादा हम उसी पे मेहनत कर रहे हैं। हाथ और पैर और नेक पे मेहनत नहीं की जाती क्योंकि वो ओरिजिनल फॉर्म पे रहता है। तो जब भी आप सन ब्लॉक लें तो ऑलवेज टेस्ट मतलब साइड पे करें। आपके कान भी छुपे होते हैं बालों से, तो आपने साइड पे करना है या तो फोरहेड पे करें। कुछ लोगों के टी जोन्स यानी फोरहेड, नोज और चिन बहुत डिफरेंट होती है बनिस्बत इसके। तो माइक्रो नीडलिंग पहले आप सेशंस ले लें, 1 या 2 सेशन ले लें, लाइपोसम्स के साथ इस्तेमाल करें। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो सिंपल वेट एक क्रीम आती है जो जो एंटी फंगल है और इन्फ्लेमेटरी कम करती है। मगर ये कोई गोरेपन का या इसका कोई इलाज नहीं है, ये सिर्फ इन्फ्लेमेशन कम करती है। स्किन के जो भी माइनर इश्यूज होते हैं उसको ख़त्म करती है। दूसरी चीज़ है सूडो क्रीम भी बहुत अच्छी है। ये अनफॉर्चुनेटली लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, बट जो इवन एक्सट्रीम विंटर में क्योंकि कनाडा में -30-40 होते हैं तो वो स्किन के छिलके निकल के हाथ में आ जाते हैं। तो हम उस वक्त सूडो क्रीम देते हैं जो डायपर रैश बच्चों के नैपीज पे इस्तेमाल होते हैं, वो हम स्किन और वो जो है वो क्रिकेटर्स जो हैं वो भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो क्रिकेटर्स है ना, जब आपको ये नज़र आते हैं कि धूप में खेल रहे होते हैं और इन्होंने वाइट सी लगाया होता है और सारे कहते हैं कि क्या लगाया हुआ है इन्होंने, शायद ये कोई ट्रेंड है क्रिकेटर्स का। नहीं जी, उन्होंने अपनी स्किन बचाई हुई होती है। और ये क्या लगाते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और स्किन जो है ना उसकी केयर आपको 24/7 ही करनी चाहिए। इनफैक्ट आप जब सोने जाते हैं तो तब भी आपको अपनी स्किन केयर करनी चाहिए और स्किन के हवाले से ये ख्याल करके सोना चाहिए कि आप उसको कितना मॉइस्चराइज रखते हैं। और जो सबसे कॉमन जो कंप्लेन होती है, सबसे कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं ना स्किन के, वो यही होते हैं कि जी टू टोन हो रही है, झाइयाँ हो रही हैं, पिगमेंटेशन है या फिर एक्नी है। शापी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी जिस तरीके से आपने बताया कि जी चलें झाइयों के लिए तो आप ये सारी रेमेडीज़ कर लें, जामुन वगैरह ये सारा कुछ, अब इतनी शदीद धूप में आप स्किन की केयर करते रहते हैं, लेकिन स्किन फिर जब आप बाहर कहीं जाते हैं, आउटडोर पे कहीं जाते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं, कहीं सी साइड पे जाते हैं, पिकनिक होती है वहाँ पे कहीं जाते हैं, कोई दिन का कोई इवेंट होता है जहाँ पर धूप छन छना के जो है ना वो आपकी स्किन तक पहुँच रही होती है, तो क्या करना चाहिए? क्या उससे पहले मतलब कोई मास्क है जो लगा के जाएं, या मेकअप करने से पहले कोई चीज़ ऐसी रेमेडी कुछ कर लें कि वो थोड़ा कम इफेक्ट करे धूप? देखें, इसमें जो सबसे बेहतरीन है जी, जो कि आपके सन ब्लॉक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आम तौर पे आप घर पे आधा घंटा लगा लें, काफ़ी है। अच्छा। इसमें 1-2 ही चीज़ें सिर्फ। अनार के फूल 20 ग्राम ले लें, सफ़ेदा काशगरी 100 ग्राम ले लें।
अनार के फूल 20 ग्राम हाँ। और सफेदा काशगरी सफ़ेदा काशगरी 100 ग्राम लें। 100 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। सही। फिर अर्के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बना के फेस पे अप्लाई कर लें आधा अच्छा, घंटा। सही। आधे घंटे बाद धो लें आप सही। फिर जाएं आप, लेकिन इंशाल्लाह आपको धूप प्रॉब्लम इफेक्ट नहीं करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। बहुत easy इससे तो वो लोगों को भी परेशानी दूर हो जाएगी जो सन ब्लॉक लगाने के चोर हैं बहुत ज़्यादा। वो कहते जी हमसे नहीं लगता सन ब्लॉक, इंक्लूडिंग मी, बहुत वो चिपचिपा सा लगता है। और कितना भी अगर आपने ब्रांडेड सन ब्लॉक भी ले लिया ना, वो भी इरिटेट करता है आपको। जी डॉक्टर मुबशरा मुस्कुरा रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जाहिर बात है हम लोग मेकअप अच्छा खासा हैवी होता है हमारा, एंड आई वुड अच्छा है मेकअप करें, क्योंकि ये भी एज अ मास्क है, जैसे हकीम साहब ने बताया कि मास्क। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी जो इन्होंने इंग्रेडिएंट्स बताई, अगर वो आइस वाटर में इस्तेमाल करें, आई मीन जब आप फेस वॉश करें तो एक बिल्कुल बर्फ़ वाला पानी से इस्तेमाल करें, जो इन्होंने मास्क बताया, तो वो मास्क की जो आई वुड से जो इफेक्टिवनेस है वो फिर इनग्रेव रहेगी। सही। कि फ़ौरन निकल नहीं जाए, क्योंकि हम यूजुअली ये करते हैं कि नीम गर्म ठंडा पानी से फेस वॉश कर लेते हैं, बट आइस वाटर अकॉर्डिंग टू द न्यू रिसर्च बहुत अच्छी है, क्योंकि उससे आपकी झाइयाँ बिल्कुल लिफ्ट अप होती हैं। सही। ये चाइनीज़ वगैरह सब यही करते हैं कि फेस वॉश करें या बिफ़ोर, जैसे शाह साहब ने बताया कि सन एक्सपोज हैं तो उस वक्त ये मास्क इस्तेमाल करें। अच्छा, जहाँ पे सन ब्लॉक हैं आई वुड से कि 80 या 90 होना चाहिए, SPF, UVA, अच्छा, UVB। सही। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, सिर्फ SPF, UVA नहीं, UVA and B as well। अच्छा, सही। ताकि ये तीनों चीज़ें हों, और 50 नहीं 70, क्योंकि जो हम मेकअप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी 25 to 30% एड इन होता है। सही। तो आपको एडिशनल चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो अर्थ है वो रोटेट हो चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना कैटास्ट्रोफी डिज़ास्टर हुआ है कि इतने आई वुड से फ्लड आया है, अर्थक्वेक आए हैं, तो हर चीज़ शिफ्ट हुई है। तो वो शिफ्ट होने से हमारा जो कहते हैं ना कि हर चीज़ की डायरेक्शन, ज़ोडिएक साइंस की डायरेक्शन भी चेंज हो चुकी हैं। सही। तो उसको इवैल्यूएट करके और उसको एलिवेट करके जो हम लोग यूजुअली सन ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं, वो बनाना बोट का एक्सेलेंट है। अक्सर बच्चों को बहुत इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि जब वो आउटडोर एक्टिविटीज़ या पिकनिक्स पे जाएं तो उससे साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो बनाना बोट या जो बच्चों के सन ब्लॉक हैं वो सिर्फ बच्चों की हद तक महदूद नहीं है, आप खुद भी इस्तेमाल करें और दूसरों को भी करवाएं। वो थोड़ा सा केकी लगता है, बट केकी के ऊपर आप अपना मेकअप कर लें, इस वजह से क्योंकि वो एक हैवी मास्क होता है। यानी अगर आप कंसीलर भी लगा रहे हैं या स्टिक भी लगा रहे हैं, प्रेस पाउडर भी लगा रहे हैं, तो वो एक आपका एज अ मास्क। अच्छा, ये जो आपने मास्क वाली बात की ना, ये एक मुझे भी काफ़ी सारे, क्योंकि जो मीडिया के लोग हैं, जो स्पेशली जो एक्ट्रेस हैं, उनमें से किसी एक ने मुझे ये कहा कि मैंने कहा कि आप तो सन ब्लॉक जब आउटडोर शूट्स पे होते हो तो सन ब्लॉक तो आप यूज़ करती होंगी, तो शी सेड कि नहीं, मैं तो जो मेकअप कर लेती हूँ वही काफ़ी हो जाता है, उससे मेरी स्किन जो है वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट हो जाती है और डैमेज नहीं होता। और इसी तरह से मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट भी थे एक चैनल पे, तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा अगर सन ब्लॉक नहीं है तो क्या हुआ, ज़्यादा जो है वो बेस लगा के चले जाओ तो इट विल प्रोटेक्ट, और इससे तुम रंग जो है वो काला नहीं होगा, टैन नहीं होगा। अच्छा, तो मैं बड़ी हैरान हुई थी ये सुन के। मैंने कहा अच्छा, बट उससे पहले अगर आप प्राइमर लगाएं वो बेहतरीन है। यानी आपने अपनी फेस क्रीम, डे क्रीम लगानी है, सन ब्लॉक लगाना है, प्राइमर लगाना है, स्टिक लगानी है, कंसीलर लगाना है, और फिर आपने प्रेस पाउडर लगाना है। नहीं, बाहर जाने से पहले वो इट विल स्पीड काउंट्स, राइट? अगर आप मैं इतना सब कुछ करने से बेहतर है मैं कहूँगी ओके मैं नहीं जा रही हूँ, घर में बैठी हूँ। नहीं जाए, लाइफ को मैं एंजॉय यूट्यूब लगा के सी व्यू देख नहीं, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, बट ये जाहिर है एक ब्लेसिंग भी है। हम लोग टोरंटो में रहकर बहुत मिस करते हैं कि हमें सन कहीं से नजर आ जाए। अगर सन ना हो तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है और वो सुसाइडल केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी हम कहते हैं नॉर्थ पोल पे जितने रहने वाले सारे सुसाइडल होते हैं, पागल हो चुके होते हैं। तो इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमें विटामिन डी बहुत अच्छा है। हड्डियों के प्रॉब्लम से हम इतने सिवियर इफेक्ट नहीं है जितने बाहर वाले हैं। बट अगेन SPF जो भी बच्चों का है वो ज़रूर लगाएं। अच्छा, कुछ स्टडीज़ ये भी हैं कि टैल्कम पाउडर नहीं लगाना चाहिए, कैंसर बिल्कुल ठीक है। कुछ टैल्कम पाउडर ऐसे भी हैं जिसे क्ले मास्क कहते हैं। व्हाट इज दैट? इज अ टैल्कम पाउडर बेसिकली। तो क्ले मास्क अगर आप सिर्फ फेस पे भी लगा दें वो भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है।
उसके बाद अगर आप अपने डेली में रूटीन में कोई भी मेकअप वगैरह लगाएं, या ये भी एग्री करेंगे शाह साहब की मुल्तानी मिट्टी हर कलर में आती है, हर कलर में आती है, बिल्कुल, अलजे हाँ। मास्क भी हर कलर सही, में हाँ, आता है। सही। उसका बिफोर गोइंग आउटसाइड अगर आप मास्क लगा लें, या इवन आफ्टरवर्ड्स जब आप वापस आते हैं 10 मिनट्स के लिए मास्क लगा लें, आइस वाटर में डिप करें फेस, तो वो एकदम से सुपर ग्लो आता है। और उसके बाद आपने अपनी नाइट सीरम लगानी है। और अगर आप नाइट सीरम भी, हाँ हम लोग बड़ा बचा के इतना सा नाइट सीरम लगाते हैं, इतना सा डे क्रीम लगाते हैं। एक्चुअली जो साइज होना चाहिए वो इतनी होनी चाहिए, यानी आपने 3 दफ़ा लेपना है। हाँ, ड्राई करें वो फैन से, एक्चुअल में वो पूरे फेस के ऊपर वो कवर तो कर नहीं पाता, तो वो फिर शुरू हो जाती है, क्योंकि आप पूरा उसको कवर ही नहीं करते। जब आप सीरम लगा रहे हैं, आप डे क्रीम लगा रहे हैं, या आप इनफैक्ट मॉइस्चराइजर भी लगा रहे हैं, तो आप देखिए लोग क्या करते हैं, इतना छोटा भाई खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म नहीं। ऑब्वियसली वो पूरा दिन आपका एक गुजरता है, और मॉइस्चराइजर तो हर 3 से 4 घंटे बाद आपको लगा लेना चाहिए, मगर लोग एक्चुअल में क्या होता है कि इतना महंगा डॉक्टर सजेस्ट कर रहे होते हैं मॉइस्चराइजर एंड ऑल दैट, तो वो उनको लगता है कि पूरा महीना तो ये चलाना पड़ेगा, ये इशू होता है। मेरी भी हाँ। सुन लो, मेरी घर पे कोई जी, नहीं जी, सुनता, बिल्कुल। मैं नहीं, क्यों हम आप ही बैठा तो हूँ सुनने के लिए बैठे। मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? हम आप मैंने ही पहले तो नहीं सुनने बताया के लिए था, मैंने कहा बस हो गया। जी जी बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी आपकी। बिल्कुल ऐसा कोई मैजिकल, थोड़ी देर में क्योंकि आप मेकअप नहीं करते ना, मेकअप नहीं यकीन करें, आप खवातीन को अगर 1 मिनट और हो जाता ना, ये वो वाली वाइब्स मैच कर रही थी जो सवालात होते ना दिल के मतलब वो जब इतना सारा कुछ बता रही थी, तो जाहिर है आम लोगों के लिए जो लोग रोजाना मेकअप नहीं करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत आसान बात होती है कि वो कहीं जा रहे हैं तो वो ये सारी चीजें कर लें। लेकिन जो रोजाना मेकअप करते हैं ना, उनसे पूछे, आप उनको कह दें कि चले पिकनिक पे चले जाएं, वो कहेंगे नहीं भाई, वी आर नॉट गोइंग। एक नशुद्ध दो शुद्ध। शाह भाई प्लीज आप मेकअप प्लीज करके आया कंटिन्यू करें। करें। नहीं, क्या तो चुप करा लिया, वो शुरू हो गई है, मैं क्या करूं? जब आपको एहसास होगा खवातीन के कितने प्रॉब्लम कितने अल्लाह यार, प्रॉब्लम। शुक्र है कि मुझे मर्द बनाया। अच्छा शाह भाई ये बताएं कि आसान और शॉर्ट एंड स्वीट तरीका क्या है धूप से बचने का, झाइयों से बचने का? मास्क आपने बता दिया कि मास्क लगा के चले गए, लेकिन इंस्टेंट फौरी तौर पे जो है वो, अभी जैसे किसी ने जाना है बाहर, तो वो क्या करे और उससे बच जाए, धूप से भी बच जाए और उसकी झाइयाँ भी कम हो देखिए, जाए? मैंने इसलिए बताया, सफ़ेदा काजरी एंटीसेप्टिक होता है, और दूसरा ये है कि ये स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है ये। तो ये कुदरती चीज़ है, ये कोई केमिकल नहीं है, सही, ठीक है ना? तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है इसका, आप बिल्कुल इस्तेमाल करें। एक दूसरा आपने देखा होगा, फेशियल हेयर आ रही होती है, फेशियल हेयर के साथ भी कलर डिम हो रहा होता है, डार्क हो रहा होता है। तो जिन लोगों को भी ये फालतू बाल हो रहे हों, तो वो तुख्म सुम्बालू ले लें। तुख्म सुम्बालू पंसारी से मिल जाती है ये। एक 50 ग्राम तुख्म सुम्बालू, 50 ग्राम किस्ते शीरी, अच्छा, और इसमें 20 ग्राम मुल्तानी मिट्टी मिला लें, मिक्स करके पाउडर बना लें। फिर पानी में इसका पेस्ट बना के अपने फेशियल हेयर्स पे लगाइए रात को, सुबह धो लें या 2 घंटे बाद धो लें। ये रोजाना करना है। ये देखिएगा आस्ते आस्ते बारीक होकर खत्म हो रहे होंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे इससे। दोबारा नहीं निकलेंगे। इंशाल्लाह चलिए ताला। ये तो ये बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगेन मैं यही बात कहूँगा कि देखें, अपनी जो डाइट है उसको बेहतर करें। आप मौसम के हिसाब से फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। आप इस गैर मौसम हाइजेनिक में चीज़ें कौन सा इस्तेमाल फ्रूट ना करें। इस मौसम में कौन सा फ्रूट जो है वो आपको लगता है भाई ये खाना चाहिए? देखिए पीछे इसमें इस पर आड़ू आए हुए हैं, इस पर अंगूर भी आ चुके हैं हमारे पास, जो बुडॉक्स करते हैं, आपकी स्किन को लिफ्ट करते हैं। और इसके अलावा जो जितने भी फ्रूट्स हैं, लेकिन कोशिश कीजिए फार्मी चीज़ों को ज़रा अवॉइड कीजिए आप लोग। हाइब्रिड जो आ रही है ना, ये आपके जो हार्मोन्स को डिसबैलेंस करती है, तो जिससे आपकी स्किन भी ख़राब हो रही होती है और वेट भी गेन हो रहा होता है। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुबशरा, बहुत शुक्रिया जो है वो शाह भाई हमारे शो पर आए। और ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो एक बर्थडे जो है वो हम विश कर देते हैं। और ये जमशेद भाई की जो है वो बर्थडे है, और जन्नत जमशेद जो है उनकी ये जो है बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे टू यू जन्नत, और 1000 मोर टू कम। हियर वी गो। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करते हैं बच्चों के हवाले से, माँओं के हवाले से, कि ये जो माँ बच्चे का एक रिलेशनशिप होता है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त रिलेशनशिप होता है। ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसकी कोई मुतबादिल ही नहीं है, जिसका कोई कहते हैं ना कि कोई इसका होता है, हर चीज़ का ऑल्टरनेट होता है, लेकिन माँ का कोई नेमुल बदल नहीं होता। इस तरीके से जो ये बॉन्ड है, इसका भी कोई नेमुल बदल नहीं होता। और माएँ जो हैं यूजुअली डांटती हैं और गुस्सा करती हैं, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसको, ज़्यादातर बच्चे जो है इसको पॉजिटिव वे में ही लेते हैं कि अगर अम्मी नहीं डांट रही हैं तो इसका मतलब ये कि एक दिन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है
वो डांट ज़्यादा पड़ने वाली है। तो अब इशू ये होता है कि जो मदर्स हैं, जो माएँ हैं, उनकी जो डांट डपट है उसका बच्चों के ऊपर कितना असर होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, या फिर क्या हर कंट्री में एक जैसे इमोशंस होते हैं बच्चों के, या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ के जो किड्स होते हैं उनके इमोशंस डिफरेंट होते हैं। तो इस पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है हमारे नफ्सियात हैं मोनिका वासवानी, डॉक्टर मोनिका, और उनके साथ हैं बुशरा इजहार जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं जब अभी इस हवाले से इंट्रो कर रही थी, बता रही थी कि हमारा टॉपिक आज का जो है वो क्या है, तो मोनिका जो है बड़ा मुस्कुरा रही थी और उस मुस्कुराहट के पीछे कई सारे सवाल भी थे और कई सारी बातें भी थी। व्हाट डू यू थिंक कि जब माएँ जो हैं वो डांट डपट करती हैं तो बच्चों के ऊपर उनका क्या असर होता है? देखें, अगर माएँ जो हैं वो बच्चों को डांटती हैं तो जैसे कि एक आजकल परसेप्शन ये क्रिएट किया जा रहा है थ्रू सोशल मीडिया कि माएँ जब डांटती हैं तो वो बच्चों के ऊपर साइकोलॉजिकली बहुत बुरा असर डालता है। अच्छा। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा जी। लेकिन मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है। ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि बच्चे को ट्रेन किया जाए। ठीक है, बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक रॉ माइंड के साथ होता है ना, मतलब तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि उसको शेप किया जाए। ठीक है, और जब आप किसी चीज़ को शेप कर रहे होते हैं या किसी इंसान को आप शेप कर रहे होते हैं जो कि माएँ कर रही हैं अपने बच्चों को, तो थोड़ा बहुत उसमें वो चलता है, मतलब थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, मे बी एट टाइम्स वो, क्योंकि बच्चा जो है वो हर चीज़ को ओबे नहीं करता। ठीक है, हर चीज़ आपकी नहीं मानता वो। ठीक है, उसको आपको बार बार एक ही चीज़ को रीइंफोर्स करना पड़ता है। ठीक है, तो एट टाइम्स अगर थोड़ी बहुत डांट, अगर बच्चे मतलब माएँ अगर डांट देती हैं टू शेप इन अ प्रॉपर वे, प्रॉपर तरीके से उनको कुछ सिखाने के लिए, तो दैट्स नॉट समथिंग के जो कि उनको कोई बहुत ज़्यादा आगे चल के PTSD कॉज करेगा या आगे चल के उनकी कोई जो है साइकोलॉजिकल वेलबींग में कोई इशू होगा, बल्कि कुछ हद तक इट्स गुड। क्योंकि जो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं, जिनको डांट डपट कभी नहीं पड़ी, जिनको कुछ नहीं पता कि हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस या हाउ टू हैंडल ऑल दिस, तो वो जब बड़े होते हैं तो जब वो उनको फिर नहीं पता होता कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे अगर कोई स्ट्रेसर आ जाता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, या अगर कोई डांट देता है, जैसे ऑफिस में बॉस डांट देता है या कोई भी और डांट देता है या कोई भी इधर, ऐसा तो नहीं कि आपने सारा वक्त माँ बाप के साथ रहना है। व्हेन यू ग्रो अप यू गो इन द सोसाइटी, तो कोई ना कोई ऐसी बात अगर कोई कर देता है, कोई क्रिटिसाइज कर देता है, लेट्स सपोज, ठीक है, तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है, बिकॉज यू नेवर हैड बीन दैट क्रिटिसिज्म। तो कुछ थोड़ा बहुत घर से जो ट्रेनिंग आपकी हो रही होती है बचपन में, दैट काउंट्स। ऐसा नहीं है कि उसके सिर्फ नेगेटिव ही इफेक्ट्स होते हैं, उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और वो ज़रूरी भी है। और जनरली हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो अम्मियों की डांट है, जो अम्मियों की मार है, वो इंतहाई पॉजिटिव है। अगर मैं अपनी बात कर लूँ, अगर अम्मी मुझे एक हफ्ते तक नहीं डांटे ना तो मुझे लगता है कि अम्मी नाराज़ है, परेशानी होनी मैंने बहुत ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ें करना शुरू कर दिया। यकीन करें, मुझे अगर एक हफ्ते तक किसी बात पे डांट नहीं पड़ती तो सीरियसली मैं सोचती हूँ कि अम्मी का मूड तो ख़राब नहीं है, अम्मी नाराज़ तो नहीं है। यानी ये हम लोगों का इस तरह का माइंडसेट, हम की मैं बात कर रही हूँ कि हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि हमें पता है कि अगर अम्मी, मतलब अम्मी ने एक आवाज़ दी, दूसरी आवाज़ दी, तीसरी आवाज़ दी, अगर तीसरी आवाज़ पे आप नहीं गए हैं तो बस फिर आपकी शामत है, फिर तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आप क्यों नहीं उठ के गए। तो इसका इम्पैक्ट जो है हमारी सोसाइटी में तो एक पॉजिटिव ही है। अब्बू अगर डांट दे तो ना फिर तो 1-2 घंटे तक आंसू नहीं रुकते कि अब्बू ने क्यों डांट दिया। अब्बू का डांटना हो जाता है बड़ी बात, लेकिन अम्मी का डांटना जो है ना वो एक ऐसा होता है कि वो एक गाइडेंस भी होती है और एक एहसास भी होता है कि अम्मी है तो डांटेंगी। तो ये सिनेरियो है। लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं या बहुत सारे जो घराने हैं, वहाँ पर पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान बहुत डिस्टेंस होता है। तो वो जो माएँ बच्चों को प्यार करती हैं वो भी उनको बहुत ज़्यादा लगता है, और अगर वो डांटती हैं तो वो भी उनको बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो बैलेंस शायद नहीं कर पाते, स्पेस ज़्यादा होता है। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? देखिए, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है जेंटल पेरेंटिंग का, जो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जेंटल पेरेंटिंग में हम खुद को भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और बच्चों को भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जिसमें हम मोबाइल फ़ोन्स दे देते हैं या कोशिश ये कर रहे होते हैं कि वो डिस्ट्रैक्टेड ही रहें। ठीक है, और जहाँ तक आपका जो सवाल है कि दोनों का एक ब्लेंड, हमारे यहाँ मज़हब में भी है, बैलेंस करके चलना पड़ता है। अब क्योंकि एक कह लें नॉर्म्स डिफरेंट होती जा रही हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, ज़्यादातर ख़वातीन वर्किंग वुमन होती जा रही हैं, वर्किंग मॉम्स होती जा रही हैं।
तो उसमें थोड़ा बैलेंस आउट होता है। सही सही। आई माई सेल्फ एज अ वर्किंग मॉम, तो देर आर एट टाइम्स के चीज़ें जो हैं वो आउट हो रही होती हैं, लेकिन देन अगेन यू हैव अ लॉट ऑफ, यानी कि आपके पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जिसको अगर आप फिगर आउट करें तो आप वो बैलेंस लेके आ सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा डांटना भी अच्छा नहीं, क्योंकि बच्चा फिर ढीठ हो जाएगा, ठीक सही है, बात है। और यू कांट से कि बच्चा बड़े होके ढीठ होता है, ढीठ होता ठीक है, बच्चा ना 2 साल से भी ढीठ हो जाता है। सही सही है। मेरी माय इट्स लाइक 3.5, हाँ। and I forced her on something and she's like I will not do it. Now the kids are very different, ठीक है, अब बच्चे बड़े डिफरेंटली बड़े हो रहे हैं क्योंकि उनका एक्सपोजर बहुत डिफरेंट है, हाँ। ठीक है, उनके पास एक्सेस टू सो मेनी थिंग्स, ठीक है, अगर एक बंदा उनकी बात नहीं सुनता तो दूसरी सुन लेते हैं। आई डोंट नो हाउ मच यू हमारे से मेरे साथ आप इत्तेफाक करेंगे कि हम वापस एक जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में आना शुरू हो रहे हैं, यानी लोग ज़्यादातर लोगों में ही रह रहे हैं। अगर माँ की बात नहीं सुनी जा रही तो फिर अब्बू नहीं सुन रहे तो फिर दादा दादी आ जाएंगे, नाना नानी आ जाएंगे, क्योंकि हम वापस उस बॉन्डिंग सिस्टम में हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सही। तो वहाँ मुझे लगता है बैलेंस आउट हो जाता है। टेक्नोलॉजी आगे जा रही है उतना ज़्यादा फैमिली सिस्टम और बाउंड पीछे जाके मजबूत हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग अब जो जदीद चीज़ों की तरफ जाते हैं तो उसका जो रिवर्स एक्शन है ना वही है जो हम अपने बचपन से गुजार के आ चुके हैं। लोग पहले डिस्कनेक्ट हुए, अब वो कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं कि वही बाउंड हो, वो उस तरीके से अपने कज़न्स के साथ बैठें, फैमिली के साथ बैठें, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखें लोग अपनी फैमिली मिस करते हैं। मतलब अब इतना ठीक है टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, सोशल मीडिया की वजह से टाइम नहीं होता कि आप किसी और को टाइम दें, Definitely. लेकिन इशू ये होता है कि अब वही सोशल मीडिया देख देख के लोगों को ये एहसास होता है कि नहीं फैमिली सिस्टम होना चाहिए, नहीं अब ये खुशियाँ आपकी जब फैमिली नहीं है तो ये सेलिब्रेट आप किसके साथ करेंगे। बिल्कुल। तो कम से कम जो आपका एक फैमिली सिस्टम है ना उसका बाउंड एक होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, सॉरी आपको। जी बिल्कुल। देखिए अभी आपने पूछा कि डिफरेंसेस आ जाते हैं लोगों के दरमियान, और फिर उनका कि अगर बच्चे किसी एक की बात नहीं मान रहे तो देखिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि इट्स नॉट ये कोई इतना बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए बुरा नहीं होता कि जब माएँ डांट रही होती हैं या बाप डांट रहा है किसी जेन्युइन चीज़ पे, इट्स ओके, ठीक है, ये नॉर्मल है और इसको नॉर्मल ही पोर्ट्रे करना चाहिए, ठीक है। जेंटल पेरेंटिंग जो आजकल एक के बच्चे को हाथ नहीं लगाओ, इसको डांटो नहीं, इससे जोर से बात नहीं करो, दिस इज नॉट द वे अ चाइल्ड शुड बी ब्रॉट अप, ठीक है। आपको उसको कुछ चीज़ें सिखाने बताने के लिए थोड़ा बहुत वो करना पड़ेगा, ठीक है, उसको रीइंफोर्स करना पड़ेगा, उसको दोबारा चीज़ों को बताना पड़ेगा, कभी यू विल लूज योर कंट्रोल एज वेल, ठीक है, इट्स ओके, यू आर ह्यूमन। सही। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई फैमिली सेटअप, माँ बाप हो गए, दादा दादी हैं, जो भी घर में रह रहा है, इफ़ दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, ठीक है, दे हैव लाइक डिफरेंट आइडियाज, ठीक है, आइडियोलॉजी उनकी डिफरेंट है बच्चे को पालने की, ठीक है, कि लेट्स सपोज अगर माँ कह रही कि बेटा ये चीज़ गलत है, ये आपने नहीं करनी, ठीक है, तो बाप कह रहा है, वो रो रहा है वहाँ पर उस चीज़ को मांग रहा है, लेकिन माँ नहीं दे रही, ठीक है, वो अब मतलब मम्मी नहीं मान रही, अब्बू मान गए, अब्बू नहीं मान रहे, अम्मी मान गई है। अब वो जो है ना वो जाएगा बाप के पास, अगर बाप भी नहीं देगा तो दादा के पास कोई ना कोई उसको दे देगा, ठीक है। तो उससे जो एक उसका जो हमें लगता है कि ये शायद बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसा होता है, लेकिन बच्चा जो है वो हर चीज़ का जो है ना उसका मैसेज जा रहा होता है ब्रेन में, अनकॉन्शियस माइंड में उसके चीज़ें जा रही होती हैं, ठीक है। तो वो ये कहेगा कि ये चीज़ है तो ठीक, लेकिन शायद मेरे माँ बाप सही नहीं है, माँ सही नहीं है, बाप सही नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट प्रोवाइडिंग मी विद दैट, या वो चीज़ मुझे वो है सही क्योंकि किसी ना किसी ने तो मुझे दे दी। अगर सब लोग उस चीज़ को मना करते हैं, ठीक है, कि नहीं अगर माँ ने नहीं दी तो फिर कोई नहीं देगा, या बाप ने नहीं दी तो माँ भी नहीं देगी। अक्सर हमारे यहाँ ये भी होता है ना कि बाप एक चीज़ से मना करता है तो माँ कहती नहीं 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 तुम ले लो, कोई बात नहीं, पापा चले जाएंगे, मैं पीछे से तुम्हें दे दूँ। तो दिस इज नॉट अ राइट वे ऑफ रेजिंग योर चाइल्ड, ठीक है। माँ बाप को एटलीस्ट एक पेज पे होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं कि माँ बाप को एटलीस्ट एक पेज पर होना चाहिए, और अगर अम्मी नहीं मान रही तो भाई अब्बू भी ना माने, और अगर अब्बू नहीं मान रहे तो अम्मी भी नहीं माने। लेकिन हमारे यहाँ हमारे कल्चर में ये होता है कि कभी अम्मी कहती हैं अच्छा ठीक है ओके फाइन ये कर लेना, कभी अब्बू कहते हैं अच्छा चलो ठीक है अम्मी नहीं मान रही तो ऐसे कर लेना, और ये सबके घरों में ही होता है। तो इस चीज़ का जो चाइल्ड है यानी कि जो बच्चा है
उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, उसकी पर्सनैलिटी कितनी शेक होती है। क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ के लिए मना किया है तो फिर उसका मतलब ये है कि वो मना है, लेकिन बाकी लोग अगर उस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि नहीं आप दे दें, तो ये भी बच्चे के हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट छोड़ती है। इस पर करेंगे बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात हो रही है कि जो मदर्स हैं जब वो डांट डपट करती हैं तो उनका जो डांट डपट का असर है वो बच्चों के दिमागों पर क्या होता है, क्या उससे उनकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती है या फिर कोई नफ्सियाती असर भी उसके ऊपर रह जाता है। अच्छा, जिस तरह से ब्रेक लिंक में हम लोग बात कर रहे थे, तो मोनिका मुझे ये बताएं कि किस तरह से ट्रीट करना चाहिए बच्चों को, क्या लाइफस्टाइल रखना चाहिए पेरेंट्स को। ठीक है, वो अभी हम बात कर चुके कि पेरेंट्स को एक पेज पर होना चाहिए, इक्वालिटी रखनी चाहिए। अगर डिसीजन मदर ने लिया है तो फादर भी उसके ऊपर स्टे करें कि नहीं ठीक है, अगर आपकी वालदा ने कह दिया तो भाई ये काम आपने नहीं करना, या वालिद ने कह दिया तो वालदा भी इस बात के ऊपर स्टैटिक रहें कि भाई आपने ये काम नहीं करना। अदरवाइज़ व्हाट आर द बेटर वेज टू ग्रो अप किड, कि भाई आप किस तरह अपने बच्चे को एक बैलेंस तरीके से पाल सकते हैं, ग्रो अप कर सकते हैं। देखिए, बैलेंस तरीके से पालने का सबसे अच्छा जो तरीका ये है कि माँ बाप जो हैं दे शुड अग्री ऑन सर्टन थिंग्स। ठीक है, इससे पहले कि वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो, बेहतर ये होता है कि जैसे बच्चा आपका पैदा हुआ तो आप दोनों के बीच में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई ये हम अपने बच्चे को ये करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वट एवर जो बाउंड्रीज हैं। ठीक है, और ये जैसे मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने अपने हस्बैंड को बहुत इनिशियली ये बात कह दी थी कि वी विल ट्राई टू बी ऑन वन पेज। अगर हमारे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, लेट्स सपोज कि भाई आप चाहते हैं कि बच्चा ये करे, मैं नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन इफ़ यू विल से आई विल फॉलो इट, ठीक है, हम बाद में बच्चे के पीछे उस चीज़ को हम डिस्कस कर सकते हैं, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ हर। मतलब दिस इज हाउ इट इज़। ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आपके बीच में हैं तो उसको आप बाद में सॉर्ट करें या अलग से उसको सॉर्ट करें। सामने अगर आपको आपके पार्टनर का डिसीजन गलत भी लग रहा है, ठीक है, तो आप उसको सपोर्ट करें बच्चे के आगे। सही। तो प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं जाती किसी एक पेरेंट को लेकर। अक्सर हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम, जब आप डिस्टेंस की बात करते हैं, अक्सर हमने देखा है हमारे बच्चों और माँ बाप, मतलब बाप के बीच में और बच्चों के बीच में बहुत डिस्टेंस होता है। हमारे ये जो हमारे आजकल तो फिर भी कम हो गया है क्योंकि फादर्स आर मोर इन्वॉल्व्ड, लेकिन वैसे जो हमारे दौर के जो बाप होते थे उनमें थोड़ा सा एक हुआ था, बिकॉज मदर्स यूज्ड टू वो उनका इस तरह का वो होता था कि तुम अगर ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बाप को बता दूंगी। मतलब वो एक थ्रेट के तौर पे उनको इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो उससे क्या था कि वो एक फियर का एलिमेंट उनका होता था, एक नेगेटिव, मतलब दैट वाज नॉट वेरी पॉजिटिव। ठीक है, दैट वाज अ नेगेटिव एसोसिएशन जो बच्चे फिर डेवलप करना, एक खौफ की कैफियत, ठीक है, जो कि अच्छी नहीं है क्योंकि वो एक एंजाइटी बच्चों के अंदर लेकर आती है। और कोई एक पेरेंट ऐसा होता है जो बच्चे के ऊपर डोमिनेटिंग होता है ना। मतलब अब कुछ बच्चे अपनी अम्मी से डरते हैं, कुछ अब्बू से डरते हैं। हाँ, वो नेचुरली होता है। मुझे अम्मी से ज्यादा डर लगता है, अब्बू से नहीं लगता। मतलब ये मुझे ये होता था, अब तो मेरी सारी बातें मान ली जाएंगी। अम्मी जो है ना, उन्होंने कोई बात नहीं माननी, और अब्बू के साथ तो मेरा ऐसा मतलब यानी कि यू नो काइंड ऑफ फ्रेंडली कि भाई अब्बू मेरे जो है ना वो मेरी सारी बातें बड़े जबरदस्त तरीके से। इसकी वजह ये भी है कि देखें बच्चे जो है ना माँ के साथ ज्यादा टाइम गुजार रहे होते हैं। इन एनी सिनेरियो, किसी भी ज़माने में आप चले जाएं, बच्चा माँ के साथ ही होता है। ठीक है, माँ को बच्चे की सारी इन एंड आउट्स पता हो रही होती हैं। वो भी काफ़ी, अगर अब के दौर में तो पूरा प्लान आउट चल रहा होता है। मुझे लगता है टीम वर्क चल रहा होता है व्हेन यू आर रेजिंग अ किड। ठीक है, बोथ द पेरेंट्स आर एक्चुअली, जैसे इन्होंने बोला कि एक बात उस वक्त माने कि उस वक्त मान लें और भले बाद में अपना जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करें। तो वही वाली बात है कि बाय द एंड ऑफ द डे जो खौफ और ये वाली चीज़ें हैं या डोमिनेंट जो होता है वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वही पेरेंट डोमिनेंट होता है जो सारा वक्त साथ गुजार रहा होता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो किस तरह से अवॉइड करना चाहिए? बहुत सारे पेरेंट्स इस तरह से होते हैं जहाँ स्ट्रिक्टनेस दिखानी चाहिए वहाँ नहीं दिखाते, जहाँ दिखानी चाहिए और फिर वहाँ नहीं दिखाते, और जहाँ उनको स्ट्रिक्ट होना चाहिए वहाँ पर वो अपने आप को लूज छोड़ देते हैं। तो उससे भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। प्रॉब्लम ये है कि बच्चा खेल रहा है, ठीक है, घर में हमने अक्सर माँ को देखा है, नहीं करो ये टूट जाएगा, ऐसे करो। बच्चा है घर में, कुछ तो करेगा। ठीक है, सही। आप उसको सारा वक्त, या लेट्स सपोज अगर वो कहता है कि मुझे वो कोई चीज़, सबसे पहले तो हम अपने बच्चों को डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं देते। ठीक है, उसको क्या पहनना है,
उनको लगता है एक एज तक तो ठीक है, इट्स ओके कि आप डिसाइड कर डिसाइड कर रहे हैं, हाँ। लेकिन आप उसका कंट्रीब्यूशन जरूर लें उसके अंदर। सही। ठीक है, बच्चे का जो कंट्रीब्यूशन है वो कि उसने क्या खेलना है, ठीक है, उसका क्या दिल कर रहा है, वॉट एवर इट इज, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें ये कहेंगे कि नहीं फिर तो बच्चे गलत ही डिसाइड, ठीक है, आप उसको डिसीजन पावर दें थोड़ी थोड़ी करके, इट्स नॉट लाइक कि हमेशा, लेकिन कभी, ठीक है। आई पर्सनली बिलीव जिस तरह से आप कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी डिसीजन पावर दें, कि जिस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमें बड़ा किया, उनका ये था कि उन्होंने हमें एक जो होता ना कि जो मेजर चीजें थी वो बेसिक समझा दी थी, हाँ, कि इतना आप जिद कर सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, दिस इज योर ये बड़ा लेवल ऑफ यू नो कि आप इस रिंग में रह के ये काम कर सकते हैं सारे, exactly. बट इसके बाहर अगर आप जाते हैं तो यू नो ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। एग्जैक्टली, जैसे जब वही मैंने आपसे कहा कि जब बच्चे कुछ नॉर्मल कर रहे होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा वो किया जा रहा होता है कि मत करो, ये ऐसे मत करो, ऐसे कर दिया, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। और जब बात आती है कि कोई बड़े डिसीजंस की कि भाई लेट्स सपोज कि कुछ खिलौना लेना है, कोई बाहर बच्चा जा रहा है कुछ लेना है, या फिर कोई भी किसी दोस्त के घर रहने जाना है या उसके पास जाना है, या ऐसा कोई डिसीजन जहाँ पर आपकी इनपुट ज़रूरी है, इनपुट ज़रूरी है, और जनरल एथिक्स जो है ना वो आप उनको सिखाएं कि एटिकेट्स क्या हैं, एथिक्स क्या है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू सिट, दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, बड़ों के बीच में बात नहीं करनी। जब आप उनको बेसिक चीज़ें बता देते हैं ना, और आप उनको ये बता देते कि ये चीज़ें जो माइनर चीज़ें हैं उसके ऊपर टॉलरेट कर लिया जाएगा, लेकिन जो बड़ी चीज़ें जो लिमिट है, जो बच्चों के लिए आप लिमिट डिसाइड करते हैं कि दिस इज योर लिमिट, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, ये बहुत काउंट करती है। आपको मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करूँगी, बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे यहाँ बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, बच्चे दीवारों पे लिखते हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ कहते हैं दीवार पे मत लिखवाओ, ये नहीं करो, है ना, ये होता है दीवार गंदी हो गई, ये सारी चीज़ें। आप यकीन माने, आई हैव गिवन, हमने ये इस तरह सिस्टम किया है कि हमने एक दीवार डेडिकेट कर दी, ठीक है, लिखना है लिखो, ये रूम है तुम्हारा, इसके बाहर तुम कहीं भी लिखोगी, यू हैव टू क्लीन इट योरसेल्फ, ठीक है। एंड वो कहते भाई इतने छोटे बच्चे से काम करा रहे हो, फ्लोर साफ करा रहे हो, यानी व्हाई नॉट, they will learn, they have to learn, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उनको उनकी फ्रीडम भी दें, एंड साथ में आप ये बताएं, एंड हमारे यहाँ ये भी बड़ा होता है, छोटा है इससे क्यों करा रहे हो, अभी तो ये बेचारा 2 साल, अभी तो 1 साल का है। भाई आप ये यकीन माने, देयर आर स्कूल सिस्टम्स इवन इन कराची, आई वुड से करंटली आई हैव सीन चिल्ड्रन देयर, भाई जितना पैम्पर चाइल्ड जितना पैम्पर ग्रो अप किया जाता है ना बच्चों को, उतना ज़्यादा उनकी मुश्किलात हो जाती है जब वो बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, फील्ड में जाते हैं। मैं इसका बहुत अच्छे से जो है ना वो मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स थे मुझे बड़ा पैम्पर करके जो है ना वो ग्रो अप किया है, तो उसमें जब आप बाहर जाते हैं तो आप बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन दुनिया आपको उस तरह से नहीं ले रही होती है। आपके लिए लोग नए होते हैं, लेकिन लोगों के लिए तो आप नए नहीं होते, लोगों तो पता होता है, लोग आपको उसी तरह ट्रीट करते हैं, बट आप हर बंदे को बड़ा स्पेशल, बड़ा रिस्पेक्टिव वे में जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं। बेसिक लाइफ स्किल्स आपको बच्चों को सिखाने चाहिए, घर से ही सिखाने चाहिए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे शो के ऊपर आए। अच्छा जी, बुशरा हमारे साथ थी और हमारे साथ जो है वो मोनिका थी। हमारे शो पे आने के लिए बहुत शुक्रिया। शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है। अच्छा जी, अब आज का शो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना है आपने हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी अपडेट।